ओल्ड फेथफुल गेजर कहाँ है? ओल्ड फेथफुल गेजर कहाँ है? हाँ, येलो स्टोन पार्क, यूएसए। ठीक है। सोलह तारा किसका एक रूप है, या सोलह तार किसका एक रूप है? सोलह तारा या सोलह तार किसका एक रूप है? पेले अश्रु का है? नहीं, गेसर का, ध्वारा का, स्प्रिंग का, पेंट पॉट का, बोले थे ध्वारा का। जिस ध्वारे के धुआं में सल्फर की मात्रा अधिक होगी उसको क्या कहेंगे? श्लभ तारा या सुलभ तार। ठीक है। कटमई पर्वत की खाड़ी कहाँ है? अलास्का में, और इसी क्षेत्र को कहा जाता है हजार द्वारों की भूमि या 10,000 द्वारों की भूमि। ठीक है। पायरोक्लास्ट क्या होता है? हाँ, जब लावा धरातलीय चट्टानों से मिल जाती है तो इसी को कहते हैं पायरोक्लास्ट। ठीक है। अच्छा, एक सवाल पूछा कि टफ वास्तविक रूप से किस प्रकार का चट्टान है? वास्तविक रूप से किस प्रकार का चट्टान है? इसका स्वरूप जो है वो अवसादी के जैसा है, पर वास्तविक रूप से क्या है? अग्नि चट्टान है ना, क्योंकि वो ज्वालामुखी राख से बना है। तो सवाल थोड़ा सा पलट गया कि वास्तविक रूप से टफ किस प्रकार का चट्टान है? किस प्रकार का? अग्नि प्रकार। लेकिन इसके बनने की क्रिया किस प्रकार की है? अवसादी की। तो मूल कण है वो अवसादी के जैसा बनता तो है, लेकिन मूल कण आया कहां से? ज्वालामुखी के उद्गार से ही आया। इसीलिए मूल रूप से अगर पूछेगा टफ या वास्तविक रूप से टफ किस प्रकार का चट्टान है? अग्नि। बनने का तरीका किस प्रकार का है? अवसादी के प्रकार का। बताए थे ना, ये जम जम के बनता है, और जम जम के बनने का तरीका किसका है? अवसादी का। लेकिन इसका मूल कण जो है वह अग्नि का है। ठीक है। अगर जमीन पर एक दरार हो गया है, उस दरार से लगातार उद्गार हो रहा है लावा का, इसको क्या कहेंगे? फीसर ज्वालामुखी कहेंगे। ठीक है। अगर किसी ज्वालामुखी में सिर्फ एक बार उद्गार हुआ है और एक कोन का निर्माण किया, उसको क्या कहेंगे? सिंडर कोन। क्या कहेंगे? सिंडर कोन बोलेंगे। कई बार उद्गार हुआ है और लेयर बाय लेयर उसका कोन बना है, उसको क्या कहेंगे? स्ट्रेटो वोल्केनो या कंपोजिट वोल्केनो। ठीक है। अगर जो कंपोजिट वोल्केनो है, अगर उसमें लावा बहुत पतला निकला है तो वह किस प्रकार का? शील्ड वोल्केनो बनाएगा, और बहुत गाढ़ा निकला है तो लावा डॉम बनाएगा। ठीक है। अगर तीव्रता के आधार पे हम लोग भूकंप को वर्गीकृत करें तो 5 प्रकार का हम लोग पढ़े थे, जिसमें सबसे पहले सबसे कम तीव्रता वाला हवाई द्वीप, दूसरा नंबर पे स्ट्रोम्बोली, उससे थोड़ा सा अधिक तीव्र, तीसरा नंबर पे वल्केनियन, तीसरा नंबर पे वल्केनियन, चौथा विसुवियस तूल, पांचवा पिलियन। ठीक है। विसुवियस के बाद उसी का कैटेगरी है प्लिनियन। ठीक है, प्लिनियन। लेकिन हम लोग वास्तविक कैटेगरी में जब जाएंगे तो विसुवियस के बाद हम लोग क्या रख देंगे? पिलियन। ठीक है। इसमें से गोभी का फूल जैसा बादल कौन बनाता है? वल्केनियन। वल्केनियन। ठीक है। ठीक है। हाँ, कॉलीफ्लावर। चलो एक बार थोड़ा सा नाम रिवाइज करवा दो, उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। स्ट्रोम्बोली कहाँ है? इटली में। कोटोपैक्सी इक्वेडोर। एकदम याद करो, ये निकलना चाहिए। कोटोपैक्सी इक्वेडोर। मोनालोआ हवाई द्वीप। विसुवियस इटली। फ्यूजियामा जापान। ठीक है। फ्यूजिसान, फंस गया लड़का। देख देख के बोलने पर यही होगा। दोनों वही है, जापान में ही है। फ्यूजियामा और फ्यूजिसान कहाँ है? जापान। अच्छा, अब तुम लोग का होशियारी हम समझ चुके हैं। एल मिस्टी कहाँ है? पेरू। माउंट एसो, अब देखो, अब आंसर का वो रिदम चला गया। माउंट एसो जापान। माउंट एसो जापान। किलिमंजारो, मंजरा तंत्र, हाँ ये तो याद है सबको। ठीक है। माउंट एल्ब्रूस रूस। माउंट एल्ब्रूस रूस। क्राकाटोआ इंडोनेशिया। क्राकाटोआ इंडोनेशिया। माउंट एटना इटली। माउंट एटना इटली, नेपाली द्वीप पर। ठीक है। देमबंद ईरान। कोहे सुल्तान इराक। पोपा म्यांमार। पोपा म्यांमार। चिम्बराजो इक्वेडोर। चिम्बराजो इक्वेडोर। किलाऊ यूएसए अमेरिका। किलाऊ, हाँ हवाई द्वीप अमेरिका। सोमेरू इंडोनेशिया। ठीक है।
सिनाका इंडोनेशिया, सिनाका इंडोनेशिया। रेनियर यूएसए, रेनियर यूएसए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है मेरापी इंडोनेशिया, माउंट मेरापी इंडोनेशिया। सस्ता यूएसए, ठीक है। उसके बाद बताओ माउंट एपो फिलीपींस, माउंट एपो फिलीपींस। ध्यान देना, माउंट एसो अगर पूछेगा तो कहाँ है एसो? जापान में। और माउंट एपो कहाँ है? फिलीपींस में। ठीक है। माउंट हुड यूएसए, बताए थे ना। सस्ता रेनियर हुड, ये याद रखोगे एक साथ, या रेनियर सस्ता हुड जो भी याद रखना है, लेकिन तुमसे अलग अलग भी पूछा जा सकता है। माउंट रेनियर, माउंट सस्ता, माउंट हुड, इस तरह से। ठीक है, तो याद रखोगे। याद करने में हम लोग एक साथ याद कर लेते हैं, लेकिन अलग अलग भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो इतना सा हम लोग पढ़े थे। भारत में एक्टिव ज्वालामुखी, हाँ, एक मात्र पूछे तो बैरन बोलोगे, दो पूछे तो नारकोंडम और बैरन। ठीक है, और दोनों अंडमान में है। ठीक है, अंडमान क्षेत्र में। चलो, अच्छा एक और है, फोसा मैग्ना कहाँ है? फोसा मैग्ना जापान में है, जापान की निचली दरारी भूमि है फोसा मैग्ना। ठीक है, चलो इस लिस्ट को 1 से 2 बार अपना भी रूम पे देखते रहा करो और देखा करो, बिना देखे याद नहीं होगा। चलो, आज अब हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे और उस टॉपिक का नाम है जल मंडल। क्या है? जल मंडल। मतलब तो समझ ही गया होगा। इसमें हम लोग आकाश के बारे में पढ़ेंगे, नहीं पाताल के बारे में, पानी के बारे में पढ़ेंगे, समुद्री। अच्छा, पानी के बारे में क्या पढ़ेंगे? नदी वाला पढ़ेंगे क्या? समुद्री। ठीक है, समुद्री जल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जल मंडल या हाइड्रोस्फीयर जो होता है, इसमें हम लोग समुद्री जल का या समुद्री क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी के बारे में जब पढ़ना हम लोग शुरू किए थे, उस समय भी तुम लोग को बताए थे, या जानते भी होगे सब, कि पृथ्वी पर 71% क्या है? जल है। पृथ्वी पर 71% जल है और मात्र 29% जमीन है। तो अभी जो हम लोग चर्चा करेंगे उसी 71% के बारे में करेंगे। ठीक है, अब इस पूरे क्षेत्र में देखोगे, शुरुआती दौर में एक ही महासागर था, जिसको हम क्या कहते थे? इसको सुपर ओशियन कहा गया था। क्या कहते थे? पेंजिया या पेंथालासा? पेंथालासा। जो बीच का जमीन था उसको पेंजिया कहते थे, और जो चारों तरफ पानी था उसको पेंथालासा कहते थे। उसके बाद पढ़ाए ना जी कैसे महाद्वीप और महासागर का निर्माण हुआ, उसी में तो पढ़ाए थे। उसके बाद ये टूटा, पेंजिया टूट के क्या क्या बनाया? 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट बनाया। सबसे पहले तो 2 भागों में टूटा था। किसमें टूटा था? गोंडवाना और अंगारा लैंड। अंगारा लैंड ऊपर गया, गोंडवाना नीचे गया। ठीक है, ये हम लोग पढ़े हुए थे। और बाकी फिर बाद में और टूटा, और टूट के अभी वर्तमान में जो हम लोग को दिखता है, ये 7 अलग अलग महादेश के रूप में दिखता है। और इसी महादेश के निर्माण के दौरान ही कहीं कहीं ये लोग थोड़ा थोड़ा बाउंड्री क्रिएट कर दिया। ऐसे तो सारे महासागर कनेक्टेड है, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इस लैंड मासेस की वजह से एक बाउंड्री क्रिएट हो गया है। इस वजह से हम लोग इस पेंथालासा को भी कितने भागों में बांट दिए हैं? 5 भागों में। कितने भागों में? और इसी 5 भागों को कहते हैं 5 महासागर। ठीक है, जिसमें से सबसे बड़ा महासागर जो है वो है प्रशांत महासागर। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से, जल कंटेंट के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो सबसे बड़ा कौन है? प्रशांत महासागर। और सबसे छोटा कौन है? आर्कटिक महासागर। कौन सा है? आर्कटिक। तो ये दोनों कम से कम जरूर याद रखना, सबसे बड़ा, सबसे छोटा आर्कटिक। ठीक है, अब दूसरा और तीसरा नंबर कौन है? दूसरे नंबर पे अटलांटिक, तीसरे नंबर पे कौन है? हिंद महासागर। तो पांचों को क्रमिक रूप से हम लोग याद रखेंगे। सबसे बड़ा कौन? प्रशांत। दूसरा कौन? अटलांटिक। तीसरा कौन? हिंद महासागर। अब पांचवा बताए हैं, सबसे छोटा जो है वो आर्कटिक। यही बच्चा को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि 4 ही बच्चा जनरली जानता है। कौन कौन सा? प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक। जो दक्षिणी महासागर है इसको जनरली बच्चा नहीं पढ़ता है, इसीलिए ये दिमाग से निकल जाता है और लगता है सबसे छोटा यही होगा। नहीं, सबसे छोटा कौन सा? आर्कटिक। तो चौथे नंबर पे कौन आएगा? दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर को ही कई बार हम लोग अंटार्कटिका महासागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊपर क्या है? आर्कटिक, और नीचे क्या है? अंटार्कटिका। तो याद रखोगे, दक्षिणी महासागर को कई बार कह दिया जाता है अंटार्कटिका महासागर। क्या कह दिया जाता है? अंटार्कटिका महासागर। ठीक है, नोट्स में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ गलती से अटलांटिक लिख दिए हैं, वो अंटार्कटिका होगा। ठीक है, अटलांटिक तो अलग है। दक्षिणी महासागर को ही क्या कह देते हैं? अंटार्कटिका महासागर।
तो क्या महासागरों का ऑर्डर क्लियर हो गया? अभी महासागरों को डिटेल से पढ़ेंगे, इसमें क्या पाया जाता है नहीं पाया जाता है, कल हम लोग इसको खत्म करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। तो वहां हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले फिर से रिपीट कर देते हैं, सबसे बड़ा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर। दूसरे नंबर पे अटलांटिक, तीसरे नंबर पे हिंद महासागर, चौथे नंबर पे दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिका महासागर, और पांचवें नंबर पे है आर्कटिक महासागर, जो कि सबसे छोटा महासागर है। 50% से अधिक जो जल कंटेंट है वह सिर्फ प्रशांत महासागर में ही है, तो प्रशांत महासागर काफी बड़ा है। पर आज हम लोग वो पढ़ने वाले हैं नहीं, आज हम लोग कुछ और पढ़ने वाले हैं, जो ये तुम लोगों को दिख रहा होगा, देखने में बड़ा बढ़िया लग रहा होगा, क्या है ये, ठीक है। तो जिस तरह से हम लोग जमीन पे अलग अलग चीजें देखते हैं, पहाड़ पर्वत समतल भूमि पठार, उसी तरह से पानी में भी कई चीजें मौजूद है, ठीक है। और आज हम लोग यही पढ़ेंगे, ठीक है, कि पानी में क्या क्या मौजूद है, क्या क्या नाम दिया गया है, और इन सारी चीजों से अब सवाल बढ़ने लगे हैं, अब सवाल ज्यादा पूछने लगा है, ठीक है। सबसे पहले जो दिख रहा होगा ये वाला क्षेत्र वो हिस्सा है जहाँ हम लोग रहते हैं, जो कि जमीन वाला हिस्सा, इसी में पर्वत मिलेगा, जंगल मिलेगा, हम लोग भी इसी में मिलेंगे, ठीक है। तुम्हारा भी बना देते हैं एक तो, ठीक है, इसी में हम लोग सब मिलेंगे यहीं पे, नहीं बना जी, ठीक है, बन गया, ठीक है। तो सब जितने भी लोग हैं सब इसी में रहते हैं। बाकी जब हमको पानी दिखने लगता है, वहीं पे जो पानी समुद्र वाला पानी है, इसी को हम लोग समुद्री क्षेत्र का स्टार्टिंग पोर्शन मान लेते हैं, और हम लोगों को लगता है कि यहीं से समुद्र शुरू हो गया है। बिल्कुल हो तो गया है, पर जो वास्तविक समुद्र तल है वो यहाँ पे है, ठीक है, समुद्री नितल जो है वो यहाँ पे है। हम लोगों को लगता है कि ये दोनों एक ही है, पर एक नहीं है। यही हम लोग आज पढ़ेंगे कि समुद्र के अंदर में हम लोगों को क्या क्या स्थलाकृति मिलता है। अब इसमें सबसे पहले एक तरफ से देखो, तुम्हारे नोट्स में भी बना हुआ है और यहाँ भी बना हुआ है, एक तरफ से हम लोग इसको सबसे पहले टर्मिनोलॉजी सीखने का प्रयास करेंगे। इस पोर्शन को, यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है हिंदी में, ये जो पानी दिख रहा है इसका हम लोग पूरे दुनिया के पानी का एक औसत निकाल लेते हैं, उसी को बोलते हैं समुद्र तल। क्या बोलेंगे? समुद्र तल, ठीक है, समुद्र तल, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। समुद्र तल और समुद्र नितल दो वर्ड है, ठीक है, हिंदी में दो वर्ड है, क्या है? समुद्र तल और समुद्र नितल। कई बार तुम लोग सुना होगा कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, पढ़े हो ना, अंग्रेजी में इसको कहते हैं सी लेवल। क्या कहते हैं? सी लेवल, ठीक है, सी लेवल, ठीक है, सी लेवल। तो जब भी हम किसी चीज का हाइट जानने का प्रयास करते हैं, तो हाइट अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई चीज है उसका हाइट अलग होगा, यहाँ पे कोई चीज है उसका हाइट अलग होगा, और नीचे जाओगे उसका हाइट अलग होगा। तो एक्चुअल में कैसे बताया जाएगा कि हाइट है क्या? क्योंकि दूर से देखोगे तो हाइट अलग नजर आएगा, पास आके देखोगे, मान लो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है यहाँ, और यहाँ पर ये खड़ा है, ठीक है, इस क्षेत्र से हम देख रहे थे बहुत ऊंचा लग रहा है, इस क्षेत्र से देख रहे हैं उतना ऊंचा नहीं लग रहा है, तो इसका हाइट बताएंगे कैसे, कितना ऊंचा है? इसीलिए हम लोग तय किए कि पूरे क्षेत्र को बांटकर एक लेवल क्रिएट करेंगे पानी का, जिसको कहेंगे समुद्र लेवल। क्या कहेंगे? समुद्र तल, यानी सी लेवल। और किसी भी चीज का अगर हाइट बताना होगा उसी से हम बताएंगे। अब सबको पता है कि समुद्र तल कहाँ पर कितना है, किस लेवल को हम लोग समुद्र तल माने हैं, और किसी भी चीज का हाइट बताना होगा उसी हिसाब से बता देंगे। तो याद रखोगे, पानी का जो लेवल एवरेज करके हम लोग रखे हैं उसी को क्या कहते हैं? समुद्र तल। इसमें समुद्र के अंदर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये वाला जो सरफेस है, जो समुद्र का एक्चुअल में सरफेस है, इसको कहते हैं समुद्र नितल। क्या कहते हैं इसको? समुद्र नीतल, ठीक है, समुद्र नीतल, सही स्पेलिंग है ना नीतल का? हाँ, समुद्र नीतल, ठीक है, क्या कहते हैं? समुद्र नीतल। अंग्रेजी वाला क्लियर है, अंग्रेजी में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको कहते हैं सी लेवल और इसको कहते हैं सी फ्लोर या ओशियन फ्लोर। क्या कहेंगे इसको? सी लेवल या ओशियन लेवल बोल देंगे, और इसको क्या बोल देंगे? ओशियन फ्लोर या सी फ्लोर। तब हमारा वहां अंग्रेजी में कोई दिक्कत नहीं होता है। फ्लोर जैसे आ गया तो बच्चा समझ लेगा ये नीचे वाला का बात कर रहा है, और लेवल का बात करेगा तो लेवल हो गया। लेकिन हिंदी में वर्ड जो है तल और नितल, यही बड़ा कंफ्यूज करता है। क्या तुम लोगों को क्लियर हुआ? समुद्र तल क्या है और समुद्र नितल क्या है? समुद्र तल पानी का वह लेवल है जहां हम लोग एवरेज मानकर छोड़े हैं कि यहाँ तक का जो लेवल होगा, अब इससे पानी ऊपर भी जा सकता है, कहीं कहीं नीचे भी जा सकता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं, हम लोग एक एवरेजिंग करके छोड़े हैं, इसी को हम क्या मानेंगे? समुद्र तल। लेकिन समुद्र के अंदर जब घुसेंगे तो समुद्र का जो नीचे वाला फ्लोर मिलेगा, इसको कहते हैं समुद्र नितल। ये दो टर्मिनोलॉजी पहले क्लियर करो। इसके अलावे भी कई और शब्दावली है जो कि इसके शेप पर डिपेंड करता है। पहला चीज यहाँ दिख रहा होगा, जमीन से जैसे उतरे थोड़ा सा गहराई में जाएंगे तो हमको पानी के अंदर तो वो चीज मिलेगा, पर बहुत अधिक गहरा नहीं होगा। एक हमारा शेप ये है,
उसके बाद दूसरा एक ये पोर्शन खत्म होते होते ये बहुत ही स्टीप स्लोप होगा, यानी धड़ाम से नीचे तुम गिर पाओगे एकदम पूरा। जो पहले जो होगा पहला वाला पोर्शन, जिसको हम लोग महाद्वीपीय मग्न तट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय मग्न तट या कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, इसको पहले समझो। ठीक है, अगर हम लोग ये जमीन है, ये हमारा जमीन है, तो जमीन से थोड़ा सा नीचे होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ रह रहे हैं, इससे थोड़ा सा नीचे होगा, इसी वाले पोर्शन को हम क्या कहेंगे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यानी महाद्वीप का हिस्सा ही है, लेकिन अब इस पर क्या आ चुका है, पानी आ चुका है। कई बार तुम देखा होगा कि जब हम नदी में जाते हैं तो नदी का सबसे किनारा वाला जो हिस्सा होता है वो गहरा नहीं होता है, पर उसमें पानी होता है। देखियो ना, इतना सा का पानी होगा, तुम आराम से घुस सकते हो, लेकिन ऊपर से देखोगे तो पानी पानी ही लगेगा। इसी में कई बार कंफ्यूजन भी होता है कि आदमी जा रहा है चला गया एक ही साथ, क्योंकि उसको आइडिया ही नहीं है, उसको लग रहा है उतना ही पानी है। ये होता है जनरली, जब भी कोई जमीन का हिस्सा खत्म होगा, क्या अचानक से पानी बहुत अधिक हो जाएगा गहरा, नहीं, जिसको हम लोग छिछला क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छिछला क्षेत्र। तो किसी भी महाद्वीप का वह छिछला क्षेत्र, वह सैलो एरिया, जहां पे पानी बहुत कम है लेकिन वह पानी के अंदर जमीन चला गया है, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। हिंदी में महाद्वीपीय मग्न तट, क्या कहते हैं इसको, महाद्वीपीय मग्न तट। समझने के लिए अपने भाषा में ऐसा हम लोग समझेंगे कि महाद्वीप का वह हिस्सा जो थोड़ा सा पानी के अंदर चला गया है और वो पानी के अंदर ही रहता है, इसको क्या बोलेंगे, महाद्वीपीय मग्न तट। पर क्या ये समुद्र का समुद्र के फ्लोर तक पहुंच गया क्या, नहीं, बस थोड़ा सा अंदर गया। और यही चीज तुम लोगों को दिख रहा है, ये महाद्वीप का हिस्सा है जहां सब चीज अवस्थित है, और इससे थोड़ा सा डाउन हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, समुद्र महाद्वीपीय मग्न तट, समुद्र नहीं, महाद्वीपीय मग्न तट या कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये बहुत गहरा नहीं होता है और इसकी ढलान भी काफी अधिक नहीं होती है, ढलान बहुत कम होता है, मात्र 1 डिग्री के आसपास इसका ढलान होगा। तो 1 डिग्री ढलान को ढलान होता है। ठीक है, इतना सा, ऐसा नहीं कि एकदम पूरा ऐसा रहेगा, हल्का सा ढलान होगा, 1 डिग्री के आसपास इसका ढलान होगा। लेकिन जैसे उससे आगे बढ़ेंगे तो ढलान फिर अचानक से क्या होगा, बढ़ने लगेगा, लगभग 3 डिग्री से लेकर 4 डिग्री या 10 डिग्री के आसपास, 1 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में ढलान होता है। पहले ये आ रहा था, उसके बाद ढलान ऐसा हो जाएगा, यानी अचानक तुमको महसूस होगा कि हम लोग कुछ ज्यादा ढलान में चले गए हैं। ठीक है, तो पहला ये जमीन था। अच्छा, ये भी एकदम प्रैक्टिकल चीज है, इसमें रटना कुछ नहीं है कि पहले जमीन था, जमीन पे हम लोग रह रहे थे, जमीन का कुछ पोर्शन पानी में गया होगा, ये वाला पोर्शन जमीन है तो ये पोर्शन कहां चला गया, पानी में। अब ये धीरे धीरे पानी वाला पोर्शन जो है धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, समुद्र में मिलेगा। इसीलिए यहाँ ढलान तो 1 डिग्री था, लेकिन यहाँ आते आते ढलान क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसको कहेंगे कॉन्टिनेंट, इसको कहेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और इसको कहेंगे स्लोप। क्या कहेंगे, स्लोप। तो यही है हमारा अगला, जिसको कहते हैं महाद्वीपीय ढाल या कॉन्टिनेंटल स्लोप। ये वाला हो गया, क्या हो गया, कॉन्टिनेंट, महाद्वीपीय मग्न तट यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये वाला पोर्शन क्या हो गया, महाद्वीपीय ढाल या कॉन्टिनेंटल स्लोप। अब कईयों को लग रहा होगा ये सब पढ़ के कर क्या रहे हैं, ये सबसे सवाल आता है इसलिए ये सब पढ़ रहे हैं। तुमसे डायरेक्ट यही सवाल पूछेगा कि महाद्वीप का वह हिस्सा जो हमेशा हमेशा के लिए पानी में चला गया है लेकिन इसकी ढलान 1 डिग्री के आसपास है, बताओ क्या है वो, क्या है, यही 4 ऑप्शन दे देगा, बोलोगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब यहाँ तो लग रहा है, वहां क्या देगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, महासागरीय नितल, बोलोगे इसमें हो क्या सकता है, जब नहीं पढ़ा है बच्चा तो क्या करेगा, 1 डिग्री ढलान जैसे देखेगा उसको लगेगा ढाल है तो क्या मार देगा, स्लोप मार देगा। ठीक है, यही कंफ्यूजन होता है। दूसरा ये भी सवाल पूछा सकता है कॉन्टिनेंटल, जो कि ऑलरेडी पूछा हुआ है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ की ढलान लगभग कितनी होती है, कितनी होती है, 1 डिग्री के आसपास। तो आगे चल के हम लोग सारा डिटेल पढ़ेंगे। क्या ये दोनों टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पहला चीज पढ़े हम लोग, जो कि महाद्वीप का हिस्सा है, जो कि अब पानी में डूब गया है लेकिन इसकी ढलान अधिक नहीं है, बहुत अधिक गहरा भी नहीं है। ठीक है, ऊपर से अगर देखेंगे तो इसकी गहराई मात्र हमको 200 मीटर तक मिलेगा। कितना मिलेगा, 200 मीटर तक। मतलब जमीन से यानी सी लेवल से नीचे अगर जाएंगे हम लोग तो ज्यादा से ज्यादा कितना हमको मिलेगा, समुद्र इसका क्या बोलते हो, महाद्वीपीय मग्न तट यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ की गहराई 200 मीटर तक। ठीक है, इसके बाद जो पोर्शन स्टार्ट होगा उसको कहेंगे महाद्वीपीय ढाल। ठीक है, और महाद्वीपीय ढाल का जो गहराई है वो 200 मीटर से लेकर 3000 मीटर तक हो सकता है। कितना हो सकता है, इसका जो है ये 200 मीटर से लेकर 3000 मीटर तक हो सकता है। कितना हो सकता है, 200 मीटर से लेकर 3000 मीटर तक। समझना, पहले पहले ये था महाद्वीप, क्या था, महाद्वीप। महाद्वीप से थोड़ा सा नीचे गए यानी 200 मीटर तक ज्यादा से नीचे जाएंगे, इस पोर्शन को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्या कहेंगे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय मग्न तट। ठीक है, अरे पानी में ऐसे भी कुछ डूब जाते हैं तो बोलते हैं जलमग्न हो गया है, वही मग्न है,
कॉन्टिनेंट का वो हिस्सा जो जलमग्न हो गया है उसको क्या कहेंगे, महाद्वीपीय मग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब ये 200 मीटर तक है, 200 मीटर से और अधिक गहराई में जाएंगे तो स्लोप क्या होगा, बढ़ने लगेगा, स्लोप क्या होगा, बढ़ने लगेगा। इसीलिए यहाँ पे हमको ढलान देखने को मिलेगा, इसी की इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप। और इसकी गहराई कितनी हो सकती है, 200 मीटर से लेकर 3000 मीटर तक। तो पहला 200 मीटर तक हम लोग रख लिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ को, उसके बाद 200 मीटर से लेकर 3000 मीटर तक कौन हो गया, महाद्वीपीय ढाल। अब हम लोग जिस जमीन पर पहुंचेंगे यह होगा समुद्र का वास्तविक गहराई वाला क्षेत्र, यानी इसी को हम कहते हैं सी फ्लोर। क्या कहते हैं, सी फ्लोर या समुद्री नीतल। क्या कहते हैं इसको, समुद्री नीतल, सी फ्लोर या ओशियन फ्लोर, महासागरीय नीतल या समुद्री नीतल। समझ में आ गया, यही है वो एक्चुअल जमीन जहां हमको पहुंचना था। समुद्र में घुसे हो तो तुमको ये लग रहा है कि हम समुद्र के नीचे गहराई में जाएंगे, ऑब्वियस है। कोई अगर जमीन पे आया है बोल रहा है तो क्या हवा में लटका हुआ हो या किसी पेड़ पे लटका हुआ कह सकता है कि हम जमीन पे हैं। उसका आखिरी इच्छा क्या है, हम जमीन पर लैंड करें। वही चीज है, जब समुद्र में घुसना तुम शुरू किया तो पहले तुम यहाँ घुसा था और बोल दिया हम समुद्र में घुस गए, अरे भैया 200 मीटर तक ही गया है अभी, ठीक है। उसके बाद इस पे ढाल पे फिसल गया नीचे, अब जाके तुम कहाँ जाओगे, समुद्री नीतल तक। अब यही सवाल तुमसे पूछ लेता है, पूछा हुआ सवाल है, जाके प्रीवियस में देख लेना, कई बार 2-3 बार ये सवाल रिपीट हुआ है कि बताओ कौन, पिछला बार एनटीपीसी में भी ये सवाल आया है। अब सोचो जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा, उस समय में तो पढ़ाया भी नहीं जाता था कहीं, अब जाके ये सब इंट्रोड्यूस हुआ है। सवाल एकदम आसान था, समुद्री नीतल को कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी महाद्वीपीय मग्न तट से कौन जोड़ता है, यही सवाल है। कौन हो जाएगा, समुद्री ढाल। अब ना ढाल हो रहा है, जब नहीं पढ़ा था बच्चा को क्या आइडिया है समुद्री ढाल कहाँ होता है। तो सवाल क्या था, समुद्री नीतल को कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी महाद्वीपीय मग्न तट से कौन जोड़ता है, कौन जोड़ता है, समुद्री ढाल यानी महाद्वीप महासागरीय कहां गया, महाद्वीपीय ढाल, समुद्री ढाल नहीं, कॉन्टिनेंटल स्लोप या महाद्वीपीय ढाल। क्या ये तीनों टर्मिनोलॉजी समझ में आ गया। पहला चीज कॉन्टिनेंटल शेल्फ, उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप, उसके बाद ओशियन फ्लोर। अब हम लोग जब जमीन पे जाएंगे हमको लग गया कि अब पहुंच गए समुद्र में, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब बाइक उठाएंगे नीचे में पानी के अंदर चले जाएंगे। और जैसे पानी के अंदर तुम चलना शुरू करोगे आगे जाके धक्का लग जाएगा, बोलोगे ये क्या हो गया, ठीक है। ये धक्का जो लगा इसी को हम लोग फिर अध्ययन किया और पता चला कि समुद्र के अंदर में भी छोटे छोटे, जैसे बाहर में रहता है टीले टूले, वैसे समुद्र के अंदर में भी टीले टूले हैं, ठीक है। और इसी टीले टूले को कहते हैं कटक। क्या कहते हैं, कटक। तो समुद्र के अंदर जो पहाड़ का छोटा रूप होता है, टीला समझते हो, टीला और पहाड़ में अंतर क्या है, ये सब हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। बोलोगे यहाँ पे एक टीला है तो क्या वो पहाड़ है, पहाड़ का रूप है लेकिन छोटा है, उसको टीला कह देते हैं, और जो पहाड़ होगा उसको पहाड़ कहेंगे। वैसे ही समुद्र के अंदर जो छोटे छोटे पहाड़ मिलेंगे उसको क्या कह देंगे, कटक। क्या कह देंगे, कटक। टीला तो बाहर कहते हैं ना, समुद्री टीला बोल सकते हैं इसको। समुद्री टीला को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कटक। अब जब हम पढ़ा रहे थे तुम लोग को प्लेट के बारे में, फिर वही आगे वही वापस वही पे बताए थे कि कटक का निर्माण कहाँ होता है, किन प्लेटों के बीच कटक का निर्माण होगा, बताओ। बताए थे दो तरह का प्लेट है, ये दो प्लेट है, इसका पोजीशन और इसका गति जो है यही निर्धारित करता है इसका भविष्य। ये दोनों प्लेट अगर एक दूसरे के तरफ बढ़ रहा है तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होगा। क्या होगा, डिस्ट्रक्शन, धूम धाम फोड़ फाड़ ये सब होगा। और यहाँ पर वोल्केनो फूट सकते हैं, ज्वालामुखी निकल सकते हैं, वोल्केनो ज्वालामुखी की हो गया, ठीक है। अर्थक्वेक हो सकते हैं, अरे बड़ा दिक्कत हो जाता है हमको, अर्थक्वेक हो सकता है। और यहाँ पे क्या हो सकता है, पहाड़ निर्मित हो सकता है, ब्लॉक माउंटेन निर्मित हो सकता है, ये सारी चीजें होंगी क्योंकि टकराएगा। टकरा के देखो एक दूसरे पर टकराएगा जब तो एक दूसरे को ऊपर नीचे कर सकता है, ठीक है, या दोनों मुड़ने का प्रयास करेगा, या एक नीचे चला जाएगा एक ऊपर चला जाएगा, इस तरह की क्रिया है। यानी यहाँ पे तीन चीज ज्यादातर देखने को मिलता है, या तो ज्वालामुखी फटेगा, अर्थक्वेक आएगा, या नहीं तो कोई पहाड़ बनेगा जो कि ब्लॉक माउंटेन होगा। अब ये पहाड़ वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे क्या होता है पहाड़ ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। दूसरा गति बताए थे एक दूसरे से दूर जाना, ठीक है। जब एक दूसरे से दूर जाएगा तो कोई तीसरा बीच में आएगा, ऑब्वियस है, होगा ना जी। जब दो लोग एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो कोई तीसरा बीच में आया है, यही यहाँ पे भी होगा कि ये दो प्लेट है, पहले आपस में था साथ में, अब जा रहा है दूर, तो बीच में मैग्मा बाहर निकल गया। कौन बाहर निकल गया, मैग्मा। अब ये वाला पोर्शन जो है ये जनरली समुद्र के अंदर देखने को मिलता है, इसलिए जैसे ही मैग्मा बाहर निकलेगा ऊपर पानी ज्यादा बैठा हुआ है, मारेगा माथा पे लाठी, ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा, वहीं पे जम जाएगा। यही जम गया तो छोटा छोटा समुद्र में टीला नहीं बना देगा। ये दोनों प्लेट था, अब बीच में एक मैग्मा निकल के यहाँ बुडम से ऐसा जमा हो गया, यहाँ जमा हो गया, यहाँ जमा हो गया,
इसी को कहते हैं हम, क्या कहते हैं, कटक। क्या कहते हैं, कटक। अंग्रेजी में कहते हैं रिज। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, रिज। ठीक है, रिज। ठीक है, रिज। जनरली ये देखने को मिलता है हमको समुद्र के बीचों बीच। कहां देखने को मिलता है, समुद्र के बीचों बीच। इसीलिए इसको कह देते हैं मिड ओशियनिक रिज। क्या कह देते हैं इसको, मिड ओशियनिक रिज या मध्य महासागरीय कटक। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। क्या सिर्फ मध्य में ही मिलेगा, नहीं, अधिकांश हमको कहां मिलेगा, मध्य में। इसीलिए खाली कटक भी बोल सकते हैं या नहीं तो मध्य महासागरीय कटक भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देना, ये कैसे, किस पोजीशन, मतलब किस प्लेट के पास मिलेगा, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग, यानी एक दूसरे से दूर जाने वाला प्लेट के पास ही मिलेगा ये हमको। ठीक है, क्या कटक क्लियर हो गया। ये चुटकुनिया पहाड़, पर जरूरी तो नहीं है खाली चुटकुनिया पहाड़ ही बनेगा। अगर वहां पे वोल्केनो फूटा है तो उसका जो गति है वो बहुत अधिक होगा, वो तीव्र हो सकता है। इस कारण से पानी से जमने से पहले वो क्या होगा, ऊपर उठेगा। अब जैसे ऊपर उठेगा, समझना, समझ से जाना, ऊपर उठेगा उसमें बीच में बनेगा मेन वेंट, बनेगा कि नहीं बनेगा, पानी आएगा उसको बंद कर देगा, पर क्या अंदर का आग खत्म हो जाएगा, नहीं। तो कुछ समय बाद उसमें फिर उद्गार हो सकता है कि नहीं हो सकता है, फिर उद्गार होगा। और अगर इस बार का हाइट यहाँ तक था तो अगली बार हाइट यहाँ तक आ जाएगा, पानी उसको डुबा देगा, बंद हो जाएगा वो, लेकिन हाइट अपना क्या किया, बढ़ा लिया। और जब कई बार उद्गार होगा, हो सकता है वो और ज्यादा ऊंचा हो जाए। ठीक है, हो सकता है वो और ज्यादा ऊंचा हो जाएगा। तो जैसे जैसे ऊंचा होगा, ये पहाड़ का पहले ये टीला था, अब क्या बन जाएगा, पहाड़। इसको कहते हैं सी माउंट। क्या कहते हैं इसको, सी माउंट। ठीक है, सी माउंट, यानी समुद्री पहाड़ को क्या कहेंगे, सी माउंट। समुद्र का पहाड़, सी मतलब समुद्र, माउंट मतलब माउंटेन, तो समुद्र के माउंटेन को क्या कहते हैं, सी माउंट। कोई दिक्कत नहीं है। छोटा छोटा जो टीला होगा उसको क्या कहेंगे, कटक। क्या कहेंगे, कटक। ठीक है, यही सवाल बहुत बार हल्का सवाल पूछ लेता है, कटक कहाँ मौजूद होता है। कटक तुमसे बोलेगा कि पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में मौजूद होता है, किसी चोटी के शीर्ष स्थान पर स्थित होता है, समुद्र के तल पर स्थित होता है, या कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर स्थित होता है। अब कहां होगा आंसर, समुद्र के तल पे होगा, क्योंकि वही ये क्रियाएं हो रही है। ठीक है, तो कटक ये मिला। जब कटक बड़ा हो जाएगा यानी पहाड़ का रूप ले लेगा तो उसको क्या कहेंगे, सी माउंट। पर ये क्रियाएं रुक जाएगी या होते रह जाएगी, दोनों हो सकता है, रुक भी सकती है और होते भी रह सकती है। अगर ये क्रियाएं होते रहेगी तो क्या कुछ समय के बाद ये बाहर नहीं निकल जाएगा समुद्र से, तो बाहर भी निकल सकता है। इसी को हम लोग टापू कहते हैं। क्या कहते हैं, टापू। यानी टापू तो छोटा हो गया, द्वीप। क्या कहेंगे इसको, द्वीप। इसी छोटा द्वीप यानी द्वीप का छोटा रूप क्या कहलाता है, टापू। ठीक है, तो अगर अगर ये वाला पहाड़ समुद्र से बाहर निकल गया, इसी को हम क्या कहेंगे, द्वीप कहेंगे। क्या कहेंगे, द्वीप। द्वीप का डेफिनेशन होता है वह जमीन का हिस्सा जिसके चारों तरफ पानी हो। और इससे बढ़िया उसका एग्जांपल क्या है, इसके चारों तरफ क्या है, पानी, बस बीच में ये बाहर निकला है। अब किसी किसी को लग रहा होगा ये ऊपर तो ऐसा बनाए तो इस पर रहते कैसे हैं। अरे बाबू, ये छोटा सा एरिया नहीं है, ये किलोमीटर्स में होता है। ठीक है, तो जब दूर से देखोगे तो नजर आएगा ऐसा, वो कई किलोमीटर्स में हो सकते हैं, इसलिए तुम आसानी से रह पाओगे ऊपर पे, क्योंकि हमको नीचे थोड़ी ना जाना है, हम कहाँ जाते हैं, ऊपर पे रहते हैं। इसी को कहते हैं द्वीप। आगे चल के हम लोग अभी आगे देखेंगे कि द्वीप जिसमें दो प्रकार के हो सकते हैं, कॉन्टिनेंटल द्वीप या ओशियनिक द्वीप, यानी महाद्वीपीय द्वीप या महासागरीय द्वीप। अब ये क्या होता है आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या अभी तक का टर्मिनोलॉजी क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टर्मिनोलॉजी अच्छे से याद रखना। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है, ओशियन फ्लोर, रिजेस यानी कटक, सी माउंट यानी समुद्र का पहाड़, और जब ये बहुत बड़ा होकर बाहर निकल जाएगा इसको क्या कहेंगे, द्वीप। ठीक है, हम कुछ ज्यादा बड़ा द्वीप बना दिए हैं, यहीं तक रखते तो ठीक रहता है। ठीक है, ये ज्यादा ऊंचा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, समझाने के लिए है। यहां तक ज्यादा से ज्यादा ही निकलेगा तो द्वीप कहलाने लगेगा। ठीक है, इतना ऊंचा होने की आवश्यकता नहीं है। अब है तीसरा फंडा। तीसरा जो देख रहे हो ये बड़ा खास टाइप का शेप है, दिख रहा है। ये बन तो रहा था पहाड़, बना तो पहाड़, लेकिन ऊपर से ये क्या हो गया, सपाट। यानी एक ऐसा समय रहा होगा जब ये ज्वालामुखी उद्गार वाला पोर्शन ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, लेकिन ये तो छोटा सा बुड़ुक 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 करके निकला, बंद हो गया। उसके बाद इसमें निकलेगा भी तो उसी तरह से निकल के थोड़ा सा बंद हो गया। लेकिन जब एक ही पॉइंट पे ज्यादा निकलने लगेगा, ठीक है, समझना, इन वाले पोर्शंस पे हो सकता है किसी भी प्रकार का वेंट हमको नहीं मिले। वेंट कैसे मिलेगा, दरार यहां बना, निकल गया मैग्मा, जम गया, क्या वेंट है उसमें, नहीं है। पर अगर इसमें फोर्स अधिक था तो यहाँ पे एक ज्वालामुखी का निर्माण करेगा, और ज्वालामुखी का निर्माण करेगा तो बीच में क्या बनेगा, वेंट। क्या बनेगा, वेंट। और इससे बार बार उद्गार हो सकता है। इसमें उद्गार नहीं हो रहा है लेकिन इसमें उद्गार हो सकता है। इसमें आगे चल के निकलेगा तो ये और चौड़ा होगा, क्या होगा, चौड़ा। एक बार जमा,
फिर अगर फैल गया प्लेट तो फिर साइड से निकल के जमा हो जाएगा, ये हो सकता है। लेकिन इसमें वेंट बन जाएगा और वेंट बनने के कारण ये बढ़ता जाएगा साइज, ठीक है, ये हो सकता है। बढ़ते बढ़ते ये समुद्र से बाहर निकल के द्वीप बना सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर आने के बाद, समझना, यहाँ पे आने के बाद वो वोल्केनो एक्सटिंक्ट हो गया, यानी अब उसमें उद्गार नहीं हो रहा है, तो पानी तो अपना क्रिया कर रहा है, पानी का क्रिया करता रहता है। पानी का क्रिया करने का मतलब क्या हुआ, समय के साथ उसको घिसेगा, घिसेगा कि नहीं घिसेगा, तो घिस कर अगर उसका ऊपर वाला सरफेस सपाट कर दिया, इसी को कहते हैं ग्योट। क्या कहते हैं, ग्योट। डायरेक्ट सवाल आएगा डेफिनेशन से कि वैसा समुद्र के अंदर ऊंचा क्षेत्र या ऊंचा हिस्सा जिसका ऊपर वाला सरफेस सपाट हो गया हो, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ग्योट। क्या कहते हैं उसको, ग्योट। ठीक है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में क्या कहते हैं, ग्योट। हिंदी में भी ग्योट कहेंगे, अंग्रेजी में भी क्या कहेंगे, ग्योट। कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी याद करना है। तो जो पहली बार पढ़ रहा उसको ये सब थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जो एक दो बार जिसका हो चुका है उसको थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो याद रखना, अगर बहुत छोटा टीला है तो उसको कहेंगे रिजेस यानी कटक। अगर ये पहाड़ का रूप ले लिया तो उसको कहेंगे सी माउंट। अगर ये समुद्र से बाहर निकल गया तो उसको कहेंगे द्वीप। अगर समुद्र के अंदर, ध्यान देना, समुद्र के बाहर नहीं निकलेगा ये ग्योट, अगर बाहर निकल गया तो वो फिर द्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्वीप। चाहे ऊपर सपाटी क्यों ना हो, ये हमेशा पानी के अंदर रहेगा, लेकिन इसका ऊपर वाला सरफेस क्या हो गया है, सपाट। यानी वैसा समुद्री पहाड़ जिसका ऊपर वाला सरफेस सपाट हो गया हो, उसको क्या कहते हैं, ग्योट। क्या कहते हैं, ग्योट। ठीक है, अब ये सब हम लोग देखे जब समुद्र तल से ऊंचाई पर हम लोग जा रहे थे। समुद्र तल में गड्ढा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, जैसे जमीन में गड्ढा होता है वैसे समुद्र तल में भी। तो वैसा क्षेत्र जो समुद्र तल से भी गड्ढा हो उसको हम कहते हैं ट्रेंच यानी गर्त। क्या कहते हैं इसको, गर्त। ये तो सब सुना होगा, गर्त। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, गर्त। ठीक है, ये है समुद्र के अंदर की संरचना, सब चीज। क्या तुम लोगों को सब चीज समझ में आ गया? तो अब अगर समुद्र में घुसते हो तो तैयार रहना, ये सारी चीजें हमको देखने को मिल सकता है किसी भी समुद्र में। क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले हम लोग कॉन्टिनेंट से जस्ट नीचे उतरेंगे तो हल्का सा गड्ढा यहाँ हाथ हम बनाते हैं, ये है कॉन्टिनेंट। तो ये क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इस पे है पानी, इस पे क्या है, पानी। लेकिन इसका ढलान ज्यादा नहीं होगा। ढलान कितना होगा, ज्यादा है 1 डिग्री। लेकिन इसके बाद आगे आके ये क्या हो जाएगा, ढलान अधिक हो जाएगा। 1 से लेकर 10 डिग्री के बीच में ढलान होगा। ऑन एन एवरेज 3 से 4 डिग्री इसका ढलान होगा। और ये वाला हम सीधा नीचे आकर गिर सकते हैं, जिसको कहेंगे स्लोप। क्या कहेंगे, स्लोप, कॉन्टिनेंटल स्लोप। जब स्लोप खत्म होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ जाएगा समुद्री नीतल यानी ओशियन फ्लोर। ठीक है, इस ओशियन फ्लोर पर हम लोग पहुंच गए। अब यहाँ पर जब हम लोग आगे चलेंगे तो हो सकता है हमको कुछ टीले मिले। इस टीले को कहेंगे रिजेस यानी कटक। हो सकता है आगे चल के और ऊंचा टीला मिले, तो ऊंचा टीला को देंगे पहाड़ यानी सी माउंट यानी समुद्री पहाड़। अगर और आगे चलेंगे तो हो सकता है ये पहाड़ समुद्र से बाहर निकल गया हो, तब इसको कह देंगे द्वीप। क्या कह देंगे, द्वीप। लेकिन आगे अगर चलेंगे, द्वीप पे हम चढ़े नहीं, चढ़ जाएंगे तो फिर समुद्र से बाहर आ जाएंगे, समुद्र के अंदर ही है। तो देखेंगे कि एक द्वीप मिलेगा जिसका ऊपर एकदम टेबल के जैसा होगा, एकदम सपाट होगा, उसको क्या कहेंगे, ग्योट। क्या कहेंगे उसको, ग्योट। अगर ग्योट से आगे जाएंगे तो फिर गिर जाएंगे नीचे गर्त में। कहाँ गिर जाएंगे, गर्त में। और अगर गर्त में गिर गया तो कोई नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि इसका प्रेशर काफी अधिक होता है, बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा निकालना। ठीक है, तो गर्त। क्या पूरा कहानी क्लियर हो गया? अब हम लोग थोड़ा सा इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक दो पॉइंट जो जो जरूरी है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो। सबसे पहला जो है वो है महाद्वीपीय मग्न तट। ठीक है, वह हिस्सा जो समुद्र तल से कम ऊंचाई वाला हो और इसकी ढलान कितनी हो, लगभग 1 डिग्री के आसपास। ढलान कितना हो, 1 डिग्री के आसपास। औसत गहराई अगर पूछेगा कितना होगा, 200 मीटर। औसत गहराई कितना होगा, 200 मीटर। यह क्षेत्र समृद्ध होता है। समझो कि जमीन से तुरंत ये निकला हुआ क्षेत्र है, दबा हुआ क्षेत्र है। इसीलिए इन क्षेत्रों में हमको जो प्राकृतिक चीजें मिलती है, जैसे कि पेट्रोलियम, गैस, ये सब में ये क्षेत्र क्या होता है, समृद्ध। ठीक है, अगर हम लोगों से पूछा जाए कि ज्यादातर जो हम लोग पहले बार में खोद के पेट्रोलियम वगैरह निकालते हैं, वो कहाँ से निकालते हैं, कहाँ से निकालते हैं, महाद्वीपीय मग्न तट से। कहाँ से, महाद्वीपीय मग्न तट से। क्यों? क्योंकि जमीन से एकदम सटा हुआ है, पानी के अंदर गया है, तो ज्यादातर चांसेस है कि यहाँ पे हमको वो डिपोजिटेड पदार्थ मिलेगा। दूसरी बात, सी फ्लोर से कोई चीज निकालना आसान होगा कि डिफिकल्ट होगा, बहुत ही डिफिकल्ट होगा। पर इससे निकालना आसान होगा क्योंकि ये ज्यादा गहरा नहीं है, 200 मीटर तक गहराई है। इसलिए ज्यादातर जो तेल कुएं हमारे देश के पास या किसी भी देश के पास समुद्र में स्थित है,
वह उसमें से अधिकांश हिस्सा किस पर मौजूद है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर, यानी महाद्वीपीय मग्न तट पर स्थित है, क्योंकि ये गहराई जो है ये 3,000 से लेकर 6,000 मीटर तक होता है, मतलब 3 किलोमीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक। और समुद्र के 3 किलोमीटर अंदर से या 4 किलोमीटर के अंदर से चीजों को निकालना काफी डिफिकल्ट है। यहाँ अगर हमको मिल जाता है तो हम लोग निकाल लेते हैं, इसीलिए ज्यादातर हमको ये क्षेत्र इन चीजों में समृद्ध में मिलता है और हम यहाँ से निकालते भी हैं। तो याद रखोगे, अगर पूछा जाए कि महाद्वीपीय मग्न तट किन चीजों में समृद्ध होता है, किसमें? पेट्रोलियम और गैस, जो भी हमारा नेचुरल जो पदार्थ है, ठीक है, पेट्रोलियम, तेल, गैस, ये सब में समृद्ध होता है। याद रखोगे, यह समृद्ध होता है किसमें? पेट्रोलियम प्रोडक्ट में। किसमें? ठीक है, पेट्रोलियम, गैस, ये सब, पेट्रोलियम ऑयल, गैस, ये सब में समृद्ध होता है। अगर पूछा जाए सबसे चौड़ा मग्न तट कहाँ अवस्थित है, अगर ये पूछा जाए तो ऑब्वियस है, जमीन का तो चर्चा कर नहीं रहा है, ये समुद्र के अंदर का ही चर्चा कर रहा है। तो सबसे चौड़ा मग्न तट कहाँ स्थित है? आर्कटिक। आर्कटिक का जो आर्कटिक के अंदर जो हमको मिलता है ये मग्न तट, वो काफी चौड़ा है, ठीक है, तो आर्कटिक महासागर में, ठीक है, आर्कटिक महासागर, ठीक है, आर्कटिक महासागर, ठीक है। तो सबसे चौड़ा मग्न तट कहाँ स्थित है? आर्कटिक महासागर में। या दूसरा तुमसे पूछ लेगा कि किसका समुद्र किसका कॉन्टिनेंटल शेल्फ सबसे चौड़ा है? किसका है? किसका है? आर्कटिक महासागर का। क्या कॉन्टिनेंटल शेल्फ या समुद्र मग्न तट, क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय मग्न तट समझ में आ गया पूरी तरीके से? बोलो। अब जैसे ही महाद्वीपीय मग्न तट खत्म होगा तो मेरा स्टार्ट क्या होगा? महाद्वीपीय ढाल। क्या स्टार्ट होगा? महाद्वीपीय ढाल। ढाल का अगर पूछा जाए ढलान कितना होगा? औसतन 3 डिग्री से लेकर 4 डिग्री, लेकिन ये ढलान 1 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के बीच में हो सकता है। एग्जाम में जो मिलेगा वो मारोगे, ठीक है, 1 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में जो आंसर मिल जाएगा मार देना। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर पूछेगा तो क्या होगा? 3 डिग्री से 4 डिग्री के बीच इसका ऑन एन एवरेज ढलान होता है, यानी महाद्वीपीय मग्न तट, उसके बाद ढलान। औसत गहराई पूछेगा, कितना हो जाएगा औसत गहराई? 200 मीटर से लेकर 3,000 मीटर तक। औसत गहराई कितना होगा? 200 मीटर से लेकर 3,000 मीटर तक। और ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ को ओशियन फ्लोर से जोड़ता है, इसको अच्छे से याद रखना। इसमें किसी प्रकार का निक्षेप संभव नहीं है। अब ये भी सवाल पूछा हुआ है, तुमसे दे देगा, बोलेगा निम्न में से किस समुद्री भू आकृति में किसी प्रकार का निक्षेप क्या बोलते हो? संभव नहीं है। निक्षेप समझते हो ना? निक्षेप क्या होता है? निक्षेप मतलब जमा होना, निक्षेप मतलब जमा होना, ठीक है, तो याद रखना। महाद्वीपीय स्लोप है, इसकी ढलान 3 से 4 डिग्री और एवरेज होती है, लेकिन 1 से लेकर 10 हो सकता है। इसकी औसत गहराई 200 से 3,000 मीटर होता है। 200 से 300 मत कर देना, 200 से 3,000 मीटर होता है। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ को किससे जोड़ता है? सी फ्लोर यानी ओशियन फ्लोर से जोड़ता है, और इसमें किसी प्रकार का निक्षेप संभव नहीं है। क्या समझ में आ गया? अच्छा, अगर पूछा जाए कि ढाल का अंत वाला हिस्सा क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इसको हम लोग इस जगह जब ढाल का अंत वाला हिस्सा होने लगेगा, इस वाले हिस्सा को, ये कभी कभी पूछा सकता है, जनरली सब नहीं पूछाता है, इसको क्या कहेंगे? यहाँ पे सबसे पहला चढ़ाव आएगा ना, यहाँ पे सबसे पहला चढ़ाव आएगा, यानी पहला स्टेप नीचे से बोल सकता है वो होगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल राइज। क्या कह देते हैं? कॉन्टिनेंटल राइज। समझो इस चीज को, ये है सी फ्लोर। क्या है ये? सी फ्लोर। अगर सी फ्लोर से हमको कॉन्टिनेंट के तरफ जाना है, जमीन से तुमको फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ना है, तो तुम सीढ़ी पे चढ़ते हो ना, तो सीढ़ी को ही हम कहते हैं राइजर। क्या कहते हैं? राइजर। उसका जो स्टेप होता है उसको क्या कहते हैं? राइजर। तो वही चीज है कि पहला हम ढलान के जब ऊपर चढ़ने लगेंगे तो पहला पोर्शन को उसको क्या कह देते हैं? राइज। क्या कह देते हैं? कॉन्टिनेंटल राइज, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये हो गया कॉन्टिनेंटल स्लोप। इसका अंतिम हिस्सा जहां पे ये सी फ्लोर से मिलेगा, इसको क्या कह देते हैं? कॉन्टिनेंटल राइज। ऑब्वियस है, इस तरफ अगर हम बढ़ेंगे, ये मेरा पहला स्टेप होगा कॉन्टिनेंट पे जाने के लिए, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल राइज। कोई बहुत बड़ा टर्मिनोलॉजी नहीं है। क्या यहाँ तक सब चीज क्लियर है? बढ़िया, आगे अगला है महासागरीय नितल या ओशियन फ्लोर। बहुत ज्यादा इसमें कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, ये सभी जान रहे हो कि समुद्र का सबसे जो प्लेन वाला हिस्सा होगा, समुद्र के अंदर सबसे प्लेन वाला यानी मैदान के जैसा जो दिखेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? महासागरीय नितल। इसका अन्य नाम अंग्रेजी में कहते हैं एबिसल प्लेन। क्या कहते हैं? एबिसल प्लेन। हिंदी में क्या कहते हैं? अतल मैदान। क्या कहते हैं इसको? अतल मैदान। हिंदी में इसको अतल मैदान भी कहते हैं, ठीक है, अतल मैदान, ठीक है, अतल मैदान, ठीक है, अतल मैदान। यानी समुद्र के अंदर जो मैदान है उसी को हम एक्चुअली में क्या कहते हैं? समुद्री नितल या सी फ्लोर। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? ओशियन फ्लोर, सी फ्लोर, या क्या कह देंगे? एबिसल प्लेन। क्या कह देंगे? एबिसल प्लेन। तो अगर कभी तुमसे पूछ ले
कि बताओ अतल मैदान कहाँ मौजूद होता है, बोलोगे समुद्र का मैदान ही अतल मैदान कहलाता है, यानी ओशियन फ्लोर को ही हम क्या कहते हैं, अतल मैदान। ये कोई ऊपर वाला मैदान नहीं है, गंगा का मैदान, सिंधु का मैदान, वो मैदान नहीं है, ये समुद्र के तल को, नितल को कहते हैं। ठीक है, तो समुद्र नितल का यानी महासागरीय नितल का अन्य नाम क्या है, अतल मैदान। ठीक है, यह समुद्र सतह का विस्तृत मैदान है। ऑब्वियस है। इसकी गहराई अगर पूछी जाए तो औसतन इसकी गहराई 3000 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक इसकी औसतन गहराई है। कितनी है, 3000 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक। अगर इससे गहराई में हम लोग घुसेंगे तो हमारा वह क्षेत्र गर्त कहलाने लगेगा। क्या कहलाने लगेगा, गर्त। तो औसतन 3000 से लेकर 6000 मीटर तक का जो प्लेन एरिया है उसको हम कहेंगे महासागरीय नितल या ओशियन फ्लोर। और अगर पूछा जाए कि इन सभी में से, ये भी सवाल पूछा हुआ है कि सर्वाधिक निक्षेप कहाँ संभव है, कहाँ संभव है, इसी में। अगर कोई भी चीज गया है तो सबसे अधिक डिपोजिटेड कहाँ मिलेगा, यही मिलेगा। क्या महासागरीय नितल भी क्लियर हो गया? तो हम लोग 3 टर्मिनोलॉजी क्लियर कर चुके हैं, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल और महासागरीय नितल। अब आते हैं कटक पे। कटक के बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, कि डाइवर्जिंग यानी अपसारी प्लेटों के सीमा पर पहला, अच्छा यही तक है। ठीक है, कहाँ ये मिलेगा वही हम लिखे हैं, कहाँ मिलेगा, कटक कहाँ मिलेगा, डाइवर्जिंग। ठीक है, यानी एक दूसरे से दूर जाने वाला, हिंदी में इसी को क्या कहेंगे, अपसारी। डाइवर्जिंग या अपसारी प्लेट के किनारों के पास ये मिलेगा। सामान्यतः ये कहाँ हमको दिखता है, समुद्र के बीच में, यानी जो महासागर है उसके बीच में। इसलिए इसका एक और नाम बताए, क्या इसको कह देते हैं, मिड ओशियनिक रिजेस, यानी तो हिंदी में मध्य महासागरीय कटक। दोनों एक ही चीज है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि पहला खोजा गया कटक कौन सा है, ऑब्वियस है समुद्र के अंदर सबसे पहले वही दिखा होगा जो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, ऑब्वियस है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कटक जो हमारे पूरे पृथ्वी पर मौजूद है, सबसे लंबा, वो है अटलांटिक महासागर के बीच में। कहाँ है, अटलांटिक महासागर के बीच में। अटलांटिक महासागर ऊपर से नीचे तक आओगे, ये पूरा कटक है, बीच में पूरा कटक है। ठीक है, ये पूरा कटक है। ठीक है, इसीलिए पृथ्वी पर अभी तक का खोजा गया सबसे लंबा कटक या सबसे बड़ा कटक कौन है, मिड अटलांटिक कटक। कौन सा है, मध्य अटलांटिक रिजेस। ठीक है, चलो, तो पहला खोजा गया और सबसे बड़ा कटक कौन सा है, मध्य अटलांटिक। ठीक है, अटलांटिक कटक। ठीक है, मध्य अटलांटिक कटक। अच्छा, बोलोगे क्या इसका कोई दूसरा नाम है क्या, कोई दूसरा नाम नहीं है, यही नाम है। ठीक है, इसको मध्य अटलांटिक कटक ही कहते हैं। तो अगर पूछा जाए दुनिया का खोजा गया सबसे बड़ा और सबसे पहला कटक कौन सा है, मध्य अटलांटिक कटक। ठीक है, सर्वाधिक कटक अगर पूछा जाए किस महासागर में सर्वाधिक कटक है, किस महासागर में, अटलांटिक महासागर में। अब जिसको वो चैप्टर याद है पढ़ाया हुआ मेरा प्लेट वाला, उसको ये याद होगा, हम बताए थे कि ये जो कौन सा है, अपसारी प्लेट्स है, उसका जो किनारा है वो अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ है। इसलिए सबसे अधिक कटक कहाँ मिलेगा, अटलांटिक महासागर। नीचे से लेकर ऊपर तक उसमें जितने प्लेट्स हैं वो लगभग सारे जो हैं वो क्या हैं, डाइवर्जिंग वाला। क्या है, डाइवर्जिंग वाला। इसीलिए कहा जाता है कि अटलांटिक महासागर की चौड़ाई दिनों दिन क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, चलो, तो याद रखोगे सर्वाधिक कटक कहाँ मिलेगा, अटलांटिक में। ठीक है, अटलांटिक में। ठीक है, सर्वाधिक कटक अटलांटिक में ही मिलेगा। और एक सवाल और तुमसे पूछा सकता है कि सर्वाधिक तेजी से फैलता हुआ कटक। सर्वाधिक कटक तो हमको अटलांटिक में मिल रहा है, लेकिन दोनों में अंतर है। अटलांटिक वाला जो कटक है इसके बढ़ने की गति काफी धीमी है। क्या है, इसकी बढ़ने की गति काफी धीमी है। मतलब जो उद्गार होके नया बना रहा है वो गति क्या है, काफी धीमी है। एक समय में हुआ होगा और बहुत सारा बन गया है, लेकिन वर्तमान में इसका स्पीड कम हो गया है। लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे कटकों का निर्माण काफी तेजी से हो रहा है। इसलिए अगर तुमसे पूछा जाए कि सर्वाधिक तेजी से फैलता हुआ कटक कहाँ मौजूद है, तो बोलोगे ये पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्र में है। कहाँ है, पूर्वी प्रशांत में। कहाँ है, पूर्वी प्रशांत। ठीक है, पूर्वी प्रशांत। ये दोनों क्वेश्चन पे ध्यान से इसको करना जब एग्जाम में आएगा। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है। ठीक है, कि सबसे बड़ा कहाँ है, सबसे बड़ा कहाँ है, मध्य अटलांटिक कटक। कौन सा कटक सबसे बड़ा है, डायरेक्ट पूछ लेगा तो बोलोगे मध्य अटलांटिक कटक। ये सबको हाईलाइट कर लेना। देखो टर्मिनोलॉजी एक बार सीख लिया, अब जो क्वेश्चंस बने हुए हैं अभी तक या बनने वाले हैं उसको सबसे पहले अंडरलाइन कर लेना। पहला वाला में बताए थे कि इससे एक सवाल पूछा जाता है, इसका ढलान, जो कंफ्यूज होगा, ढलान कितना है, 1 डिग्री।
दूसरा वाला सवाल जो इसमें आया हुआ है वो है कि इस दोनों को जोड़ने वाला कौन है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, सॉरी कॉन्टिनेंटल स्लोप। महासागरीय नितल से जो सवाल आता है वो है कि सर्वाधिक निक्षेप कहाँ संभव है, कहाँ संभव है, समुद्रीय या महासागरीय नितल में। कटक से सवाल जो आता है, एक तो बेसिक क्वेश्चन आएगा समुद्र में जो टीले पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, कटक, ये कर लोगे। दूसरा सवाल जो पूछा गया है अभी तक बहुत अधिक वो है कि सबसे बड़ा कटक कौन सा है, कौन सा है, मधुबनी कटक। पर कुछ नए सवाल भी बन सकते हैं जिसमें से एक एक सर्वाधिक कटक कहाँ मौजूद है, अटलांटिक महासागर में, और सर्वाधिक तेजी से कौन सा कटक फैल रहा है, कहाँ, तो पूर्वी महासागर में जो कटक मौजूद है वो सर्वाधिक तेजी से क्या हो रहा है, फैल रहा है, ठीक है। अगला टर्मिनोलॉजी सी माउंट। सी माउंट के बारे में ज्यादा कुछ जानना है नहीं, वैसा ज्वालामुखी पहाड़ जो समुद्र के अंदर में जलमग्न है। ध्यान देना, जब ये बाहर आ जाएगा तो इसको सी माउंट नहीं कहेंगे, इसको क्या रहना पड़ेगा, जलमग्न। यानी सी माउंट कहलाने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, इसको पानी के अंदर रहना पड़ेगा। तो जब तक कोई समुद्री पहाड़ पानी के अंदर है उसी को हम कहेंगे सी माउंट। जैसे ही वो पानी से बाहर आएगा हम क्या बोल देंगे उसको, द्वीप, क्या बोल देंगे, द्वीप। तो अगला है द्वीप यानी आइलैंड, ठीक है। जब भूमि वाला क्षेत्र बाहर आ जाए और चारों तरफ से उसमें क्या हो जाए, चारों तरफ से पानी उसमें गिरा हुआ हो, इसी को क्या कह देंगे, द्वीप। अगर तीन तरफ से पानी गिरा हुआ होता तो द्वीप कहते क्या, नहीं, उसको कहते हैं प्रायद्वीप। हिंदी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पेनिनसुला, क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। इसीलिए बोलते हैं इंडियन पेनिनसुला। नीचे वाला जो भारत का हिस्सा है उसमें तीन तरफ से पानी है ना, एक तरफ देख रहे हो अरब सागर, नीचे हिंद महासागर और इधर बंगाल की खाड़ी देख रहे हो ना। तो भारत का जो निचला हिस्सा है इसमें तीन तरफ से पानी है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंडियन पेनिनसुला, क्या बोलते हैं, इंडियन पेनिनसुला। वैसे ही कई ऐसे देश हैं जिसका तीन हिस्सा पानी में है, उसको हम लोग प्रायद्वीप कहेंगे यानी पेनिनसुला कहेंगे। लेकिन जैसे ही चारों तरफ से पानी हो जाएगा तो उसको क्या कह देंगे, द्वीप, ठीक है। द्वीप कितने प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार के, महाद्वीपीय द्वीप और महासागरीय द्वीप। अभी पढ़ के तो कोई भी आंसर दे देगा, नोट्स बिना पढ़े बताओ ये क्या, इसके बारे में जानकारी है तुमको, महाद्वीपीय द्वीप और महासागरीय द्वीप बता सकते हो कोई, कुछ नहीं, क्या, महासागर में जो बना है वो महासागरीय द्वीप, महाद्वीप में जो बना है वो महाद्वीपीय द्वीप। मारेंगे डंडा से खींच के, द्वीप के चारों तरफ पानी होना चाहिए तो महाद्वीप में कैसे बन सकता है जी, लात खाएगा, नहीं खाएगा। और क्या हो सकता है, किसी के दिमाग में थोड़ा सा तो ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, आ ही नहीं रहा है कुछ, क्या, नहीं, नदी द्वीप तो फिर अलग हो गया, ठीक है, उसको तो नदी द्वीप ही कहेंगे। खाली द्वीप बोलते हैं इसका मतलब उस किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग, समुद्री द्वीप की चर्चा, समझो। महाद्वीपीय द्वीप अब टर्म में ही छिपा हुआ है और कुछ भी नहीं है। वैसा द्वीप जो कभी महाद्वीप का हिस्सा रहा होगा उसको क्या कहेंगे, महाद्वीपीय द्वीप। कुछ समझ में आया या नहीं समझ में आया, अच्छा बहुत बढ़िया, समझ में आ जाएगा, अभी समझाते हैं, ठीक है, समझाते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये है महाद्वीप, क्या है ये, महाद्वीप। क्या संभव नहीं है इस महाद्वीप का एक हिस्सा टूट के महासागर में चले जाए, संभव है कि नहीं है, ये हो ही रहा है, टूट ही रहा है। इसका जीता जाता एग्जांपल मेडागास्कर है, ठीक है। सिर्फ मेडागास्कर तो अभी देखने को मिलता है, ऐसे जितने भी देश हैं वो सभी, श्रीलंका, क्या कभी ऐसा नहीं होगा श्रीलंका इंडिया में जुटा हुआ होगा, बिल्कुल होगा, ये टूट चुका है, ठीक है। ऐसे कोई भी क्षेत्र जो किसी महाद्वीप से टूट के अलग हो गया है और अभी वर्तमान में ये द्वीप के रूप में दिख रहा है, और इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल जो दिखता है सबको वो है मेडागास्कर। कौन है, मेडागास्कर। और सब अधिक खिसक चुका है इसलिए लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन मेडागास्कर को सब देख सकते हो। उस मैप पे देखोगे तो अफ्रीका के जस्ट बगल में एक लंबा ऐसा है जिसको मेडागास्कर कहते हैं। तो पहले ये सटा हुआ था, अब ये टूट के अलग हो गया। तो वैसा क्षेत्र जो कभी ना कभी भविष्य नहीं, क्या बोलते उसको, भूतकाल में कभी ना कभी पास्ट में वो किसी महाद्वीप से कनेक्टेड होगा, लेकिन वर्तमान में वो टूट के पानी में आ चुका है और इसके चारों तरफ पानी है। ये भी अभी वर्तमान में द्वीप तो है, पर क्या इस द्वीप का निर्माण अपने से हुआ है, नहीं, इसका किसी ना किसी महाद्वीप से टूट कर हुआ है। इसीलिए ऐसे द्वीपों को क्या कहेंगे, महाद्वीपीय द्वीप। तो सवाल का एक लाइन में डेफिनेशन क्या होगा, वैसा द्वीप जो पास्ट में कभी ना कभी किसी महाद्वीप का हिस्सा रहा होगा उसी को क्या कहेंगे, महाद्वीपीय द्वीप। अगर इसका एग्जांपल हम दें तो मेडागास्कर, कौन सा, ठीक है, श्रीलंका, कौन सा, श्रीलंका, जापान, ठीक है, जापान, और कोई ब्रिटेन, यूके,
यूके भी कभी ना कभी जमीन से जुड़ा होगा, अभी अलग हो चुका है। ऐसे कोई क्षेत्र जो तुमको लगे कि ये जमीन में सटा हुआ था, अब ये टूट के अलग हुआ होगा, ऐसे द्वीपों को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे महाद्वीप या द्वीप। आगे आओ, अगला जो है ये है महासागरीय द्वीप। क्या अब इसका डेफिनेशन बता सकते हो? महासागरीय द्वीप किसको कहेंगे? हाँ, अब लड़का थोड़ा दिमाग लगा रहा है, ठीक है। तो वैसा द्वीप जो महासागर में ही बना है, समझ में आया? यानी तुम अगर कोई सामान बाहर से खरीद के ला रहे हो तो भले ही तुम्हारा वो है, पर तुम बनाए नहीं हो। बोलोगे ये अभी टीवी लाते हैं, बोलते हैं किसका टीवी है, तो बोलते हो सैमसंग का, बोलते हो ना। किसका टीवी है? सोनी का टीवी। तुम्हारा है ना जी, पर क्या कभी ये कोई बोलता है कि तुम्हारा टीवी है? बोलता है ये सोनी का टीवी है, सैमसंग का टीवी है। क्यों? क्योंकि बनाया तो वही, तुम लेके आए हो। वैसे ही इस द्वीप को बनाया कौन है? महाद्वीप। भले ही अभी पानी में चला गया, पर अगर तुम अपने से बनाओगे कोई चीज, तो क्या उसमें किसी और का ब्रांड नाम लगेगा? क्या नहीं, तुम्हारा ही नाम बोलेगा, तुम्हारा ही है। वैसा है, अगर महासागर में ही वास्तविक रूप से किसी का जन्म हुआ है, किसी द्वीप का, उसको कहेंगे महासागरीय द्वीप। और इसका जन्म हो सकता है या तो किसी ज्वालामुखी के जरिए, या नहीं तो प्रवाल के जरिए। किसके जरिए? प्रवाल। प्रवाल अब नया टर्मिनोलॉजी आ गया, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कोरल। क्या कहते हैं? कोरल। कोरल रीफ सुना होगा, ठीक है। तो आगे चल के एक टॉपिक हमारा कोरल भी है। हाँ, लक्षद्वीप हमारा कोरल आइलैंड है, ठीक है। अगर पूछा जाए भारत में पूर्ण रूप से कोरल से निर्मित आइलैंड कौन सा है? लक्षद्वीप, ठीक है। आगे चल के इस टॉपिक को भी क्लियर करेंगे, अभी ये टॉपिक लंबा है, इसमें बहुत कुछ पढ़ना है, उसी में कोरल का भी चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल सुन लो सिर्फ कि द्वीप जो है, कोरल जब जमा होने लगता है तो धीरे धीरे वो एक एरिया बना देता है, ठीक है। शुरुआत हुआ होगा लाखों साल पहले। होता क्या है, कोरल एक जीव है, एक कोरल का जो सेल होता है उसी के खोपड़िया के ऊपर दूसरा कोरल पैदा होता है, उसी खोपड़िया के ऊपर दूसरा होता है, और इस तरह से धीरे धीरे वो जमा हो जाता है। कोरल कोरल का जो पुराना वाला अपना पूर्वज है, उसी के खोल में दूसरा कोरल पैदा होता है, मतलब वो घर बनाता है, फिर अपना भी घर बनाएगा। इस ऐसे करते करते लाखों साल में वो धीरे धीरे डिपोजिट करते करते एक टापू बना देता है। इसी को हम बोलते हैं कोरल द्वीप। क्या बोलते हैं? कोरल द्वीप। हमारे यहाँ भी एक कोरल द्वीप है जिसको हम कहते हैं पुदुचेरी। क्या कहते हैं? सॉरी, लक्षद्वीप। क्या कहते हैं? लक्षद्वीप। तो अगर पूछा आ जाए कि लक्षद्वीप कैसे बना हुआ है, बोलोगे कोरल से। कैसे बना हुआ है? कोरल। यानी वो जो जीव है कोरल, उसके खोल पर ही हम लोग जाके घूमते हैं। सोचो कितना जमा किया है बेचारा, उसी पे सब काम कर रहे हैं, उसी पे घर बना रहे हैं। ये एक समय में शुरुआती दौर में कुछ नहीं रहा होगा, धीरे धीरे जमा करते 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 ये अब होता क्या, ये पानी से बाहर रह नहीं सकता है। समझना कैसे बनता है ये बनाना यहाँ डिपोजिट करना शुरू किया, ठीक है, ये पानी में ही रहेगा। डिपोजिट करना शुरू किया, शुरू करते 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 ये ऊपर आ गया, अब पानी के लेवल में आ गया, और ये पानी में रह नहीं सकता है तो दौड़ के फिर नीचे चला जाएगा और फिर से डिपोजिट करना शुरू करेगा। ऐसे करते 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 ये बहुत बड़ा एरिया बना देगा। इसी को हम लोग किस रूप में जानते हैं? जब हमको दिखता है, शुरुआत में तो दिखेगा नहीं, दिखेगा तब जब साइज बड़ा हो जाएगा, इसको हम लोग द्वीप कर देते हैं। और कैसा द्वीप हो गया ये? कोरल द्वीप। तो एक तरीका है कोरल बनाया, एक तरीका है ज्वालामुखी बनाया, या नहीं तो कई बार समुद्रों में कुछ डिपोजिट हो जाते हैं कुछ चीजें डेल्टा के रूप में। देखा है ना डेल्टा? डेल्टा क्या होता है? डेल्टा अवसाद जमा होता है। डेल्टा नहीं सुने हो कभी? हमारे पास भी एक डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। देखो ये एक नदी है, ठीक है, ये नदी समुद्र में जाके मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और इस तरह से धीरे 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 यहाँ पे चीजें जमा होने लगती है, और देखोगे यहाँ पे एक त्रिभुजाकार जमीन बन जाएगा। इसी को हम कहते हैं डेल्टा। इसलिए कई बार तुमसे पूछा जाता है कि डेल्टा का आकार कैसा होता है? कैसा होता है? त्रिभुजाकार। क्यों भैया, क्यों त्रिभुजाकार होगा? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये नदी है, नदी बह रही है, अब नदी का स्पीड बहुत स्लो हो गया है, इसमें जितने भी चीजें हैं वो यहाँ आके गिर गए। क्या हो गया? यहाँ आके गिर गया। नदी खुद ही अपना रास्ता बदल लेता है, यहाँ से दो भागों में ये बढ़ जाएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, और धीरे धीरे पानी निकल जाएगा। तो जितना चीज है आगे भी आके यहाँ जमा होगा, इसके आगे भी यहीं आके जमा होगा, और इस तरह से जमा होते होते यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक डेल्टा बन जाएगा। इसीलिए कहते हैं डेल्टा का शेप कैसा होगा? त्रिभुजाकार। क्योंकि यहाँ नदी आई, नदी आके ऐसे बढ़ जाएगी और इसी जगह डिपोजिट होने लगेगा आगे का सामान, ठीक है। तो एक तरह से ये भी द्वीप बन सकता है भविष्य में कभी ना कभी, ठीक है। तो समान रूप से द्वीप बनाने का दो तरीका है, या तो किसी समुद्री द्वीप, महासागरीय द्वीप, या तो किसी ज्वालामुखी से बना होगा, या नहीं तो कोरल से बना होगा, और तीसरा क्या है? अवसाद जमा होने से भी बन सकता है, ठीक है। तो याद रखोगे महासागरीय द्वीप कितने प्रकार से बन सकते हैं? या तो ज्वालामुखी से बनेगा,
ठीक है, ज्वालामुखी से या कोरल से, ठीक है, कोरल से। और अगर देखा जाए तीसरा एक कंडीशन तो क्या हो जाएगा, अवसाद से। किससे, अवसाद से। लेकिन ज्यादातर जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, ज्वालामुखी और कोरल वाला, ठीक है। तो क्या तुमको महाद्वीपीय द्वीप और महासागरीय द्वीप में क्लियरिटी मिल गया, बोलो, मिला कि नहीं मिला। महासागरीय द्वीप वो है जिसका जन्म महासागर में ही हुआ है, महाद्वीपीय द्वीप वो है जिसका जन्म महासागर में नहीं हुआ है, वो किसी महाद्वीप का हिस्सा था लेकिन समय के साथ वो टूट के महासागर में आ गया है, ठीक है। अगर इसका एग्जाम्पल पूछा जाए तो महासागरीय द्वीप का एग्जाम्पल याद रखना, जितना भी ज्वालामुखी से बना द्वीप है, जैसे हवाई द्वीप का हम चर्चा कर रहे थे कल परसों किए है ना, हवाई द्वीप, बोले हवाई द्वीप ज्वालामुखी से ही बना है, बोले कि नहीं बोले हैं, ठीक है। और वहां का देवता कौन है, पेले, बोले है ना, वही बनाया है, इसीलिए वहां के लोग जो है वो पेले को अपना देवता मानता है, क्योंकि वो ज्वालामुखी से बना हुआ द्वीप है। अगर पूछा जाए कि बताओ हवाई द्वीप कैसा द्वीप है, महासागरीय द्वीप या महाद्वीपीय द्वीप, अब कॉन्फिडेंस होना चाहिए तुमको, ये महासागर के बीच में ज्वालामुखी फूटा उससे निर्मित हुआ द्वीप है, क्या कभी ये किसी महाद्वीप का हिस्सा रहा होगा, नहीं, ये महासागरीय द्वीप है। कैसा द्वीप है, महासागरीय द्वीप। अभी जो चर्चा कर रहे थे, किसका चर्चा कर रहे थे, लक्षद्वीप का। किसका चर्चा कर रहे थे, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को कौन बनाया है, कोरल। तो क्या किसी महाद्वीप का हिस्सा ये रहा होगा कभी, कभी नहीं रहा होगा, कोरल एकदम एक एक करके बनाया है, इसीलिए लक्षद्वीप भी कैसा होगा, महासागरीय द्वीप। सोचो कितना हल्का चीज है और कितना भारी चीज है, जो एक बार पढ़ लिया उसके लिए हल्का हो गया, जो नहीं पढ़ा उसके लिए भारी हो गया। तो क्या ये दोनों प्रकार का द्वीप समझ में आ गया, महाद्वीपीय द्वीप और महासागरीय द्वीप। अगर मैप जब पढ़ते जाओगे ना धीरे धीरे, इतना कुछ आइडिया खुद ही लग जाएगा। अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि लगता है ये उसी द्वीप का हिस्सा टूट के अलग हुआ है, चाहे पढ़ाए हो या नहीं पढ़ाए हो, अगर लग रहा है कि किसी से टूट के अलग हुआ है तो बोल देना वो क्या है, महाद्वीपीय द्वीप। और अगर लग रहा है कि एकदम फ्रेश द्वीप अपने से बना है तो उसको क्या बोल दोगे, महासागरीय द्वीप, ठीक है। अच्छा, अगर पूछा जाए छोटे द्वीप को क्या कहते हैं, तो टापू कहते हैं। क्या कहते हैं, टापू, ठीक है, टापू, ठीक है, टापू। और इसको इजलेट्स कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इजलेट्स। बड़े को आइलैंड और छोटे को इजलेट्स। हिंदी में इसको कहेंगे बड़े को द्वीप और छोटे को कहेंगे टापू। क्या द्वीप क्लियर हो गया। अब आए आगे, अगला है ग्योट्स। ये सबसे नया शब्द होगा बहुतों के लिए, ग्योट्स। ऐसे तो नया शब्द ये भी होगा, महाद्वीपीय। अच्छा पढ़े हो कभी ये सब, किताब में भी जनरली नहीं मिलेगा। महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, पर प्रीवियस क्वेश्चन देखना, ठीक है, स्पेशली इधर से 3-4 सालों में। अच्छा गलती ये हो रहा है तुम लोगों से, किताब भी सबके पास 1970 के ईस्वी में खरीदा हुआ है, नया नया प्रीवियस का किताब खरीदो, ठीक है। हाँ है तुम लोग के पास, हमको पता है कि किसी के भैया या किसी के दादा किसी के चाचा ये सब खरीदते हैं, और फिर कभी पढ़ना तो होता नहीं है, बस पलट के देख लिए, 2 पन्ना रख दिए। जो प्रीवियस किताब है वो न्यू खरीदा करो, क्योंकि अभी एग्जाम बहुत सारे हो रहे हैं, तभी तुमको पता चलेगा कि नया क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है, ठीक है। इसीलिए अभी तुम कई बार सुना होगा स्पीडी पढ़ने वाले बच्चे का रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है। ये इसलिए कहा जाता है, ऐसा नहीं कि स्पीडी से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आज भी आ रहा है, पर क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न चेंज हो चुका है। अब ये सब क्वेश्चन वहां तुमको नहीं मिलेगा, अब वहां पे वही बेसिक क्वेश्चन मिलेगा। सबसे गहरा गर्त कौन सा है, बोले देखो सर पढ़ाई थे, यहाँ मिल गया, हम कुछ नहीं महसूस करेंगे उसमें। ये कहीं भी मिल सकता है, कोई भी एक तो छोटा मोटा कोई भी जो रेलवे स्टेशन पे जो किताब बेचता है या ट्रेन में किताब आता है ना जीके का, 2 टका 4 टका वाला, उसमें भी यही लिखा हुआ मिलेगा कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे निचला गर्त कौन सा है। ये एग्जाम में आ गया तो कहीं से भी पढ़ के कर सकोगे, इसीलिए ये क्वेश्चन तो हर जगह मिल जाता है। लेकिन जब इन सब टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो ये नहीं मिलेगा, इसीलिए पढ़ना तो है ही है वो किताब प्रीवियस पुराना वाला भी, लेकिन ज्यादातर फोकस करो जो अभी 2-3 सालों में एग्जाम हुए इसको टारगेट करने का, उसमें ये सब क्वेश्चन तुमको दिखेगा, ठीक है। चलो अब आते हैं ग्योट्स पर। अभी तो चर्चा किए थे वैसा समुद्री पहाड़ जिसका ऊपर वाला सरफेस क्या हो जाए, समतल हो जाए, इसी को क्या कहेंगे, ग्योट्स कहेंगे, ठीक है। अच्छा ग्योट्स जो है ऊपर इतना समतल हो गया कि तुम 4 दोस्त अपना आराम से बैठकर, यहाँ पे एक तो बैठ जाएगा, एक तो यहाँ, एक तो इधर, एक तो इधर, और आराम से पार्टी कर सकता है, ठीक है। तो याद रखोगे ये टेबल के जैसा दिखता है, कैसा दिखता है, टेबल के जैसा, इसीलिए इसको टेबल माउंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेबल माउंट। तो अगर कभी तुमसे पूछा जाए कि बताओ टेबल माउंट किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, ग्योट को। क्यों भैया, क्योंकि ये ऊपर सपाट है इसलिए टेबल के जैसा लगता है, लगता है ना एकदम लगेगा यहाँ पे खड़ा किया हुआ है, ठीक है। चारों तरफ से कुर्सी लगा के बैठ जाना और पार्टी सार्टी करते रहना, ठीक है।
तो कभी मौका मिले तो ऐसा क्षेत्र में पार्टी करने के लिए जाना। तो इसको क्या कहेंगे? टेबल, टेबल माउंट। तो बोलना सर पढ़ाए थे ये ग्योट है, ठीक है, और ये टेबल के जैसा दिखता है इसलिए टेबल माउंट है, चलो पार्टी करते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं ग्योट को? टेबल माउंट। उल्टा सवाल तुमसे पूछेगा, निम्न में से किस स्थलाकृति को टेबल माउंट भी कहा जाता है? क्या आंसर होगा? ग्योट। क्या होगा? ग्योट, ठीक है। चलो अब सबसे पहले इसको किसने खोजा था, ये तुमसे सवाल पूछा जा सकता है। सर्वाधिक ये ग्योट कहाँ मिलता है, और खोजा भी प्रशांत महासागर में ही था। और अगर पूछा जाए कि कौन सा महासागर है जहां अभी तक कोई ग्योट नहीं मिला है, भविष्य में मिल सकता है पर अभी तक नहीं मिला है। ये 3 सवाल है जिसको तुम याद रखोगे। सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की थी? हैरी हेस ने। हैरी हेस कौन है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का जन्मदाता। बोले थे कि समुद्र का विस्तार कैसे हो रहा है उस पर ये रिसर्च कर रहा था, याद है? वही है, तो ठीक है, हैरी हैमंड हेस। क्या नाम है इनका? हैरी हैमंड हेस, ठीक है, हैरी हैमंड, ठीक है, हेस। यही है पहले इंसान जिन्होंने ग्योट नामक एक चीज खोजा, ठीक है। अगर पूछा जाए कहाँ खोजा इन्होंने? प्रशांत महासागर में, ठीक है। कहाँ खोजा? प्रशांत महासागर। यानी सर्वाधिक अभी है भी कहाँ? प्रशांत में। कहाँ है? प्रशांत में, ठीक है, प्रशांत। अगर पूछा जाए नामकरण, अच्छा इसका नामकरण ग्योट जो किया गया है वो किसके नाम पे किया गया? अगर ये कभी पूछ ले तो ग्योट के नाम पे। एक शब्द तो याद हो जाएगा, पूरा नाम क्या है? अर्नोल्ड हेनरी ग्योट। क्या नाम है? अर्नोल्ड, ठीक है, अर्नोल्ड हेनरी, ठीक है, ग्योट, ठीक है। इन्हीं के नाम पे इसका नामकरण किया गया है ग्योट, ठीक है। इसलिए ये वर्ड भी अजूबा लग रहा होगा कि ग्योट क्यों नाम पड़ा। तो अर्नोल्ड हेनरी ग्योट, अर्नोल्ड हेनरी ग्योट के नाम पर इसका नाम ग्योट पड़ा है, ठीक है। किसने सबसे पहले इसको खोजा? हैरी हेमंड हेस ने। सर्वाधिक ग्योट कहाँ है? प्रशांत महासागर में। और अब तक एक भी ग्योट नहीं मिला है। कहाँ नहीं मिला है? आर्कटिक में। कहाँ नहीं मिला है? आर्कटिक, ठीक है, आर्कटिक। तो इससे 2 सवाल ऑलरेडी एग्जाम में आया है। वो 2 सवाल है कि टेबल माउंट को ये सवाल पूछ लेगा, या दूसरा सवाल इसका दूसरा रूप अगर बदलेगा तो वैसा समुद्री पहाड़ जिसका ऊपरी हिस्सा समतल हो उसको क्या कहते हैं? तो ग्योट हो गया पहला। और दूसरा सवाल आया है कि सर्वाधिक ग्योट किस महासागर में मौजूद है? कौन सा? प्रशांत महासागर। बाकी हम लोग ये तीनों चारों पॉइंट याद रखेंगे कि ग्योट का खोजकर्ता कौन है? हैरी हेमंड हेस। सर्वाधिक ग्योट कहाँ मिलता है? प्रशांत महासागर में। एक भी ग्योट अभी तक नहीं मिला है। कहाँ नहीं मिला है? आर्कटिक में। कॉन्टिनेंटल शेल्फ सबसे चौड़ा किसका है? आर्कटिक महासागर का। और उसी आर्कटिक महासागर में एक भी ग्योट नहीं मिला है। क्या ये ग्योट भी क्लियर हो गया? बढ़ जाए आगे। अगला जो है वो है गर्त यानी ट्रेंच, और आज का आखिरी टॉपिक, ठीक है। तो ट्रेंच जो है ये सब डेफिनेशन तो सबको पता है, यानी गर्त सबको पता है कि समुद्र में अवस्थित सबसे गहरा क्षेत्र वाला हिस्सा ही क्या कहलाएगा? गर्त। गर्त बहुत अधिक चौड़ा नहीं होगा, तुम्हारे हिसाब से तो चौड़ा ही होगा, लेकिन आसपास के एरिया के हिसाब से देखोगे तो बहुत पतला नजर आएगा। जनरली ये पतला ही होता है, ठीक है। तो याद रखोगे गर्त चौड़ाई में कम होता है, लंबाई में अधिक होता है, या गहराई में अधिक होता है। ध्यान देना, अगर पूछा जाए कि गर्त का लंबाई मतलब गहराई और चौड़ाई समान हो सकता है तो सही होगा गलत होगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि वो गर्त गर्त नहीं होगा, वो तो चौड़ा जैसा फ्लोर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए गर्त का डेफिनेशन होगा इसकी चौड़ाई क्या होगी? कम, गहराई क्या होगी? अधिक। ऐसे ही क्षेत्र को जो समुद्र में मौजूद है उसको कह देंगे गर्त। अभी तक हम लोग कई गर्त को ढूंढ चुके हैं, जिसमें से कुछ गर्त का नाम तुमको पता होने चाहिए। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे गहरा गर्त कौन सा है, जिसका नाम सभी जानते हो, मेरियाना गर्त। कौन सा? मेरियाना गर्त। सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त से 3-4 पॉइंट याद रखोगे। ये क्वेश्चन पुराना हो चुका है कि सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त। ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना हो गया है। अगर अभी भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर यही करोगे। पर अगर चैलेंजर डीप ऑप्शन में है तो आंसर मेरियाना गर्त नहीं, चैलेंजर डीप होगा। अब बोलोगे ये क्या नया चीज बोल दिए? तो मेरियाना गर्त का ही एक हिस्सा है। उस मेरियाना गर्त अगर ये है, इसका सबसे दक्षिणी हिस्सा जो है वही सबसे डीप है, और इसी को क्या कहते हैं? चैलेंजर डीप। ये है अगर मेरियाना गर्त, ठीक है। तो ये तो पूरा गड्ढा है ही आगे रेस्पेक्ट में, लेकिन इसके दक्षिण में आके और एक गड्ढा है, इसी को हम क्या कहते हैं? चैलेंजर डीप। क्या कहेंगे इसको? चैलेंजर डीप। तो सबसे गहरा गर्त कौन हो गया? मेरियाना गर्त। लेकिन मेरियाना गर्त का भी वो हिस्सा जो सबसे एक्चुअल में गहरा है उसका नाम है चैलेंजर डीप। क्या नाम है? चैलेंजर डीप।
तो तुम्हारा नोट्स इसमें कंप्लीट है, तुमको ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, एक बार ढंग से पढ़ लोगे तो भी दिमाग में सब चीज चला जाएगा। तो याद रखोगे, सबसे गहरा गर्त अगर पूछे जाए तो बोलोगे मेरियाना। क्या बोलोगे? मेरियाना गर्त। ठीक है, इससे 2-3 सवाल याद रखना है कि मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है। बोलोगे प्रशांत। कहाँ स्थित है? प्रशांत। कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, लेकिन अब सवाल यहीं तक नहीं रुकता है, दे देगा उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, पूर्वी प्रशांत महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर। तो क्या बोलोगे? पश्चिमी प्रशांत महासागर। ठीक है, पश्चिमी प्रशांत महासागर। पश्चिमी प्रशांत महासागर में ये कहाँ मिलता है, अगर ये पूछा जाए तो तुमको लोकेशन पता होना चाहिए। फिलीपींस के पास मिलेगा। कहाँ मिलेगा? फिलीपींस के पास। तो मेरियाना गर्त कहाँ है? फिलीपींस के पास। अब कई लोगों को लग रहा होगा अभी तुरंत, जो थोड़ा बहुत दिमाग लगाया होगा, पढ़ रहा होगा, तो सर ये तो पूर्वी हिस्सा है, पश्चिमी कैसे बोल रहे हैं? आया किसी को कि नहीं आया? हाँ, किसका? हाँ, ध्यान दोगे तभी ये सब चीज समझ में आएगा। क्वेश्चन आना चाहिए, नहीं आया तो इसका मतलब तुम समझ नहीं रहे हो। हम लोग जो अभी पूरब और पश्चिम वो बात करना चाह रहे हैं, ये जमीन का है। तो अगर कोई मेरे से पूर्व में खड़ा है तो हम उसके किधर है? पश्चिम में। तो हम मान लो है जापान, हम कौन है? जापान। और ये है भारत। ठीक है, तो भारत से जापान आने पर हम किधर जा रहे हैं? पूर्व की ओर। यानी इस जमीन का सबसे पूर्वी हिस्सा में कौन है? जापान। और मेरे बाद कौन शुरू हो रहा है? प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर का ये हिस्सा क्या होगा? पूर्वी या पश्चिमी? पश्चिमी हिस्सा। यही वाला वहां पे ट्रिगर पॉइंट था। तो इसीलिए हम लोग अभी चर्चा कहाँ पे कर रहे हैं? अब मैप पे कई लोग उधर देखने का प्रयास कर रहा होगा। ठीक है, जैसे पश्चिमी प्रशांत बोलेंगे, तो अगर पश्चिमी प्रशांत बोलेंगे किधर देखोगे? तुम्हारे पूरब में। किधर देखोगे? तुम्हारे पूरब, यानी जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये वाले हिस्से में देखोगे, अमेरिका वाले हिस्से में नहीं। ठीक है, तो कहाँ स्थित है ये? प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। और अगर डीप जाओगे तो कहां हो जाएगा? फिलीपींस के पास। कहां जाएगा? फिलीपींस के पास। फिलीपींस के पास। अगर पूछा जाए कि क्या एक्चुअल में सबसे गहरा यही था, तो बोलोगे नहीं, इसका सबसे गहरा हिस्सा। ठीक है, इसका सबसे गहरा, ठीक है, इसका सबसे गहरा हिस्सा, इसको कहते हैं चैलेंजर डीप। क्या कहते हैं? चैलेंजर। ठीक है, डीप। क्या कहेंगे इसको? चैलेंजर डीप। और इसकी गहराई जो है वो लगभग 11,000 मीटर के आसपास है। कितना है? 11,000 मीटर। इसमें अलग अलग किताबों में अलग अलग डाटा मिलेगा, तो हम लोग मोटा मोटी दिमाग में रखेंगे 11,000। क्या याद रखेंगे? 11,000। तो याद रखना, पृथ्वी का सबसे गहरा पॉइंट कौन है? मेरियाना गर्त। कौन है? मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त का भी सबसे गहरा पॉइंट कौन सा है? चैलेंजर डीप। और इसकी गहराई कितनी है? लगभग 11,000 मीटर। ध्यान देना, किलोमीटर नहीं, 11,000 मीटर। किलोमीटर में बोलोगे कितना? बोलोगे 11 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा, अगर पूछे चैलेंजर डीप मेरियाना गर्त के किधर है, तो बोलोगे दक्षिण हिस्से में। किधर है? दक्षिणी हिस्से में। क्या इतना चीज याद रहेगा? अच्छा, अगर तुमसे पूछा जाए मेरियाना गर्त की लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 2550 मीटर, क्या किलोमीटर। कितना है? 2550 किलोमीटर। अब तुम सोच रहा होगा कि अभी तो आप बोले थे बहुत छोटा होता है, हम क्या बोले? तुम्हारे रेस्पेक्ट में छोटा था, और ये तो सबसे बड़ा है, इसीलिए ये तो ऑब्वियस है बड़ा होगा, बाकी सब इससे काफी छोटा है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है? 2550 किलोमीटर। और चौड़ाई की देखो, अब लंबा और चौड़ाई के रेस्पेक्ट में अब नजर आएगा सांकरा हम कैसे बोल रहे हैं। चौड़ाई कितनी है? मात्र 69 किलोमीटर। तो चौड़ाई है 69 किलोमीटर और लंबाई कितनी है? 2550 किलोमीटर। तो यही है, लंबाई के रेस्पेक्ट में चौड़ाई क्या है? काफी कम है। ठीक है, तो याद रखोगे इसकी लंबाई है 2500 किलोमीटर के आसपास और चौड़ाई है 70 किलोमीटर के आसपास। गहराई कितनी है? 11 किलोमीटर के आसपास। गहराई कितनी है? 11 किलोमीटर के आसपास। अच्छा, कई बार इसका शेप पूछा जाता है, एक्चुअल में इसका शेप कैसा है? इसका शेप जो है वो है अर्धचंद्राकार। क्या है इसका शेप? अर्धचंद्राकार। कैसा शेप है? अर्धचंद्राकार। ये इस तरह का शेप जो पश्चिमी प्रशांत महासागर है उसमें इस तरह से शेप में तुमको नजर आएगा, इसीलिए इसका शेप कैसा हो जाता है? अर्धचंद्राकार। क्या दुनिया का सबसे गहरा गर्त क्लियर हो गया? इसके बाद हम लोग याद रखेंगे हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त। ये 2 सवाल काफी एग्जाम में आता है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है सुंडा गर्त। कौन सा है? सुंडा। कौन सा गर्त है? सुंडा गर्त। तो कई बार यही तुमसे पूछ लेगा कि मेरियाना गर्त किस महासागर में अवस्थित है? किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त। दुनिया का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त।
तो दुनिया का प्रशांत का देखिए हो गया, लेकिन रेस्ट का हमको याद रखना है। एग्जाम में दो का सबसे अधिक पूछा जाता है, प्रशांत का और हिंद का, इसलिए ये दोनों तो भूलना ही मत। तो हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है सुंडागढ़। कौन सा गर्त है? सुंडागढ़। ठीक है, और इसकी गहराई कितनी है? लगभग 7000 मीटर के आसपास। कितना है? 7000। एग्जैक्ट में कितना है? 7290। ठीक है, इसकी गहराई कितनी है? 7290 मीटर, यही है ना? 7290 मीटर, 7000 के आसपास याद रखोगे, काम चल जाएगा। ठीक है, सबसे गहरा 11 किलोमीटर, और हमारा वाला यानी हिंद महासागर का सबसे गहरा 7 किलोमीटर। कितना है? 7 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद अटलांटिक महासागर। ठीक है, दो तो बहुत अच्छे से याद रखना है, इसके बाद ये सब थोड़ा कम आता है, लेकिन आता है कभी कभी, ये दोनों अच्छे से याद रखना। अटलांटिक महासागर का सबसे जो निचला बिंदु है यानी सबसे गहरा पॉइंट है वो है प्यूर्टोरिको। कौन सा है? प्यूर्टोरिको गर्त। प्यूर्टोरिको नाम का एक द्वीप ही है, उसी के बगल में प्यूर्टोरिको गर्त है। तो अटलांटिक का कौन सा हो जाएगा? प्यूर्टोरिको, प्यूर्टोरिको गर्त। ठीक है, प्यूर्टोरिको गर्त। इन सब से ये दोनों को छोड़कर इस सबसे ज्यादा सवाल जो पूछा जाता है वो नाम दे देगा, प्यूर्टोरिको गर्त कहाँ अवस्थित है, किस महासागर में। ठीक है, याद रखना। पहला दोनों तो अच्छे से याद रखना ही रखना है कि सुंडा गर्त है हिंद महासागर में, मेरियाना गर्त है पश्चिमी महासागर में। पश्चिमी में कहा, यह भी याद रखना है तुमको कि सॉरी पश्चिमी नहीं, प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में कहा? पश्चिमी प्रशांत महासागर में। किसके पास? फिलीपींस के पास। ये पूरा चीज याद रखना। सुंडा सुंडा जो गर्त है वह अवस्थित है हिंद महासागर में। इसको देखोगे तो सुंडा जलडमरू मध्य पढ़ाएंगे अभी आगे चल के, इंडोनेशिया के पास वही अवस्थित है। ठीक है, तो सुंडा गर्त कहाँ मौजूद है? हिंद महासागर में, और हिंद महासागर का ये सबसे गहरा गर्त है। ठीक है, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन है? प्यूर्टोरिको। कौन सा है? प्यूर्टोरिको। कैरेबियन सी के पास, कैरेबियन सी अभी आगे चल के पढ़ोगे, कैरेबियन सी, कैरेबियन सी और अटलांटिक सी का सीमा वाला क्षेत्र है जहाँ पे एक द्वीप है प्यूर्टोरिको। उसी द्वीप के पास एक गर्त है जिसका नाम है प्यूर्टोरिको गर्त। कौन सा गर्त है? प्यूर्टोरिको गर्त। ये अटलांटिक का सबसे निचला बिंदु होगा, सबसे गहरा गर्त होगा। ठीक है, इसके बाद अगर दक्षिणी महासागर का पूछा जाए तो सैंडविच गर्त। कौन सा है? सैंडविच गर्त। ठीक है, दक्षिण सैंडविच गर्त। ठीक है, दक्षिण सैंडविच गर्त ये कहाँ अवस्थित है? दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर के बारे में बताए हुए थे, महासागर जो 5 हैं उसमें से ऊपर, सबसे ऊपर महासागर जो है वो आर्टिक है, और नीचे क्या बोलते हो, अंटार्कटिका के पास जो महासागर है उसी का नाम है दक्षिण महासागर या दक्षिणी महासागर। ठीक है, तो दक्षिणी महासागर का सबसे गहरा बिंदु सैंडविच, दक्षिण सैंडविच गर्त। कौन सा है? दक्षिणी सैंडविच गर्त। इसके बाद आर्कटिक का अगर सबसे गहरा बिंदु पूछा जाए, आर्कटिक का अभी तक एग्जैक्ट में सबसे गहरा बिंदु लगा पाना, पता कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, अभी तक नहीं किया पाया क्योंकि उधर का एक्सप्लोरेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अभी तक का खोजा गया जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मोलॉय द्वीप। क्या नाम है उसका? मोलॉय द्वीप। ठीक है, मोलॉय द्वीप अभी तक का खोजा गया आर्कटिक का सबसे गहरा बिंदु है, मोलॉय द्वीप। क्या नाम है इसका? मोलॉय द्वीप। इसके बाद कुछ और गर्त है जिसको याद रखोगे, टोंगा गर्त। ठीक है, उसके बाद अटाकामा गर्त और रोमसे गर्त। इससे सवाल पूछा है रेलवे, रोमसे गर्त से इधर किसी एग्जाम में। ठीक है, याद रखोगे। टोंगा गर्त, टोंगा देश के बारे में बताए हुए थे। ठीक है, टोंगा देश पेरी प्रशांत महासागर या पेटी जो पढ़ा रहे हैं उसी बताओगे, न्यूजीलैंड के जस्ट ऊपर टोंगा है। तो किस महासागर में हो जाएगा? प्रशांत महासागर, वही होगा। टोंगा है ना यहाँ जी, टोंगा है ना दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर। तो टोंगा कहाँ है? प्रशांत महासागर में। कहाँ है? प्रशांत महासागर। आटाकामा गर्त, आटाकामा मरुस्थल कहाँ है? अगर आटाकामा मरुस्थल का चर्चा करें तो हाँ, मतलब साउथ अमेरिका की तरफ है। ठीक है, आटाकामा गर्त कहाँ है अगर ये पूछा जाए तो? कहाँ है आटाकामा गर्त? हाँ, चिली किस तरफ है? प्रशांत तरफ। तो कहाँ हो जाएगा आटाकामा गर्त? प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत। इसके बाद है रोमसे गर्त। कौन सा गर्त है? रोमसे गर्त। कहाँ है रोमसे गर्त? अटलांटिक महासागर में। रोमसे गर्त अटलांटिक। ठीक है, अटलांटिक। इतना सा गर्त का नाम याद रखोगे जिसमें ये दोनों ऐसा है जिसको तुम भूल ही नहीं सकते हो कि सबसे गहरा गर्त कौन सा? मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त का वह हिस्सा जो सबसे गहरा है चैलेंजर डीप। चैलेंजर डीप। मेरियाना गर्त कहाँ स्थित है? किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। प्रशांत में भी किधर? पश्चिमी प्रशांत महासागर। किस देश के पास अगर देखा जाए लोकेशन तो फिलीपींस के पास। ठीक है, हाँ 11 किलोमीटर गहरा। लंबाई पूछा जाए तो लगभग 2500 किलोमीटर, और चौड़ाई पूछी जाए लगभग 70 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु सुंडागढ़। ठीक है, जो कि लगभग 7000 मीटर के आसपास यानी 7 किलोमीटर के आसपास गहरा है। ठीक है, अटलांटिक का सबसे गहरा बिंदु
प्यूटोरिको, कौन सा है? प्यूटोरिको गर्त, प्यूटोरिको गर्त, ठीक है। दक्षिणी महासागर का सबसे गहरा बिंदु दक्षिणी सैंडविच गर्त, दक्षिणी सैंडविच गर्त। उसके बाद आर्कटिक का सबसे गहरा मोलाई द्वीप, मोलाई द्वीप, ठीक है। इसके बाद टोंगा गर्त कहाँ है? प्रशांत महासागर में। अटाकामा गर्त कहाँ है? प्रशांत महासागर। रोमसे गर्त कहाँ है? अटलांटिक महासागर। इतना सा गर्त का नाम तुमको याद रखना है। क्या आज का टॉपिक समझ में आ गया पूरा? किसी को ऐसा कोई पार्ट जो समझ में नहीं आया हो?